बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सन 57 की क्रांति, 1857 का रिवोल्ट। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला एक डाउट आपके मन में ये ज़रूर क्रिएट होगा कि ये जो सन 57 की क्रांति थी ये एक फ्रीडम स्ट्रगल था, क्या था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुत आपको इंटरेस्ट जागेगा भाई साहब कि ऐसा अचानक से क्या हुआ कि भाई कई सौ सालों तक तो लोग झेल रहे थे ब्रिटिश को, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या अचानक हुआ कि उनका जो है आग बबूला होना जो है तय हो गया और उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया। फिर उसके इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिलते हैं, उसमें फिर ब्रिटिश ने क्या सीखा इस चीज़ से, हमें वो देखने को मिलेगा भाई साहब। उन्होंने भी कुछ डिफरेंट चीज़ें की तो वो क्या चीज़ें चेंजेस हुए हमें वो देखने को मिलेगा। फिर कोर्स ऑफ वॉर क्या था, कैसे कैसे इस युद्ध को लड़ा गया, हम हारे कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर सबसे अच्छा युद्ध लड़ा किसने, हम ये भी देखेंगे। और बिट्रेयल्स यानी कि धोखेबाज लोग कौन थे, हम उनके बारे में भी जानेंगे। यानी कि बहुत ही अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग सेशन आज का होने वाला है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ इसकी वेटेज अच्छी खासी है, 20-25 सवाल जो है इसी टॉपिक से आए हैं। और ये तो मैंने एडिक्विटी का बताया है, सेम आप रेलवे का उठाओगे तो 22 से 23 सवाल इस टॉपिक से आए हैं। यानी कि ये टॉपिक जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं भाई मेरे कि जिसने भी हमारा ये जो रामबाण 4.0 बैच चल रहा है ना, अभी आप उसी की वीडियो देख रहे हैं, ये तो अभी प्राइवेट हो जाएगी, एक ही बार आप इसको देख पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास बैच होगा तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। साथ में इनकी पीपीटीज पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेंगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं हमारा रामबाण 4.0 बैच जो कि एक यूनिक बैच है, एडिक्विटी बेस्ड है, अभी तक किसी ने भी इस टाइप का बैच नहीं बनाया इतनी सारी रिसर्च के साथ, तो उसमें बहुत बड़ा एक ऑफर आया 599 वाला। ये ऑफर मैं बता रहा हूँ फिर तो दोबारा नहीं आने वाला, ये 100% है। ये इसलिए लाया गया है क्योंकि होली जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल है भाई मेरे, और होली के अवसर पर ये केवल आया है सिर्फ 599 में, है ना, ये मिल रहा है। वैसे 999 का बैच है ये, लेकिन अभी 599 का मिल रहा है। 1 या 2 दिन के लिए ये रहेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि ये 999 में ही मिलेगा आपको। ये क्लियर कट है, यानी कि 620 रुपीज़ के आसपास का इसके ऊपर ऑफ मिल रहा है। आपको जो कूपन कोड यूज़ करना है होली 600 यूज़ करना है, ठीक है, होली 600। जब आप हमारी एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दिख भी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको बैच को परचेज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि जब आप ऐप खोलेंगे आपको फ्रंट में ही दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, ये अप्लाई कर देना, ठीक है। ये रहा कूपन, ये कूपन दिखाई दे रहा है, इसको बस अप्लाई कर देंगे आप। वो पूछेगा कौन सा, यहाँ 7 साल की वैलिडिटी या 1 साल की, आपको जो भी चाहिए है। जैसे आप 1 साल वाली पे जाएंगे तो यहाँ पे तुरंत कूपन कोड लग के ये 599 के आसपास का हो जाएगा, और 7 साल वाली वैलिडिटी का भी आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन है, आ जाइए फटाफट से। कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद आपका। आज क्रिकेट मैच वगैरह में भी लोग बिजी हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ आपका करियर बहुत ज़रूरी है। कभी क्रिकेट में बिजी हो जाना, कभी होली में बिजी हो जाना, है ना, ये सब खेल जो है। फिर अभी जो है ईरान के ऊपर हमला हो गया तो उसमें बिजी थे, है ना, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आपको देखना है भाई साहब कि आपका करियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब तो एंटरटेनर हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हर कोई अपना मोटो तय कर रहा है। आप देखिए कि आप जो है किस तरफ आपको जाना है, आपका सफ़र कौन सा है। गलत बस में बैठ गए तो गलत जगह पे पहुंच जाएंगे, हमें सही बस में बैठना है। इसीलिए मैं चाहता तो मैं आज का सेशन स्किप कर सकता था, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा लेट कर दो चाहे, लेकिन करवा दो, है ना। तो मैंने वही सोचा कि करवा देना चाहिए आज का सेशन। ये मैच मूच के चक्कर में हम इसको ख़राब नहीं कर सकते समय को, है ना। तो आ जाओ फटाफट से हम शुरू करते हैं। आप देखिए कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं सन 57 का 1857 का रिवोल्ट जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये जो रिवोल्ट है इसको मैं रिवोल्ट बोलूं यानी कि क्रांति बोलूं, या फिर मैं इसको एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बोलूं, है ना, तो मैं क्या बोलूं। दोनों में अंतर है। देखो रिवोल्ट और रेवोल्यूशन दोनों एकदम डिफरेंट चीज़ें हैं। आप देखिए कि क्रांति या फिर जो रेवोल्यूशन है, आप सॉरी जो अपना रिवोल्ट है, रिवोल्ट इज समथिंग लाइक विरोध, है ना, किसी भी चीज़ का विद्रोह करना। जैसे मान लीजिए कि अभी एसएससी के अंदर जो है बहुत सारा इश्यूज हो रहे थे, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, विद्रोह किया, रिवोल्ट किया एक तरह से, है ना। तो वो सिर्फ एक विद्रोह था, यानी कि वो बहुत मास स्केल पे नहीं फैला। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें दूसरी तरफ एक किसान आंदोलन की बात करते हैं ना, तो किसान आंदोलन आप देखिए कि उसमें सारा जन सैलाब आ गया था, तो वो एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया था। ऐसे समझ लीजिए जिसमें सारा जन सैलाब आ जाए उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। पर क्या अब सन 57 की क्रांति को हमें सच में रेवोल्यूशन बोल देना चाहिए है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। ये उस लेवल का रेवोल्यूशन नहीं था जो आपको लगता है। और अगर कोई बोलता है आपको कि ये फ्रीडम का स्ट्रगल था, तो ये भी कतई सच नहीं है, एकदम झूठ बात है। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको समझ में आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक बेस तैयार करता है। पहली बार आप समझिए कि एक ऐसा मंच तैयार हुआ था जिसमें भारतीयों ने खुल के अंग्रेज़ों का विरोध किया था, उनके साथ लोहा लिया था। ये ज़रूर हम बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये कोई जन सैलाब वाला रेवोल्यूशन था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अब कॉन्टेक्स्ट क्या बनेंगे, सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक व्यक्ति का नाम जानना है। इसका नाम है मंगल पांडे। ये आमिर खान की एक मूवी देखी होगी, है ना। अब मैं अभी आपको बड़ी हैरानीजनक बातें भी कुछ बताऊंगा यहाँ पे, कि एक टीचर पढ़ा रहे थे, है ना। तो मेरे को टीम ने दिखाया कि सर ये देखिए कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने पढ़ा दिया वहाँ पे जो फिल्म में था। आप देखिए कि फिल्म में जो है, मैंने तो ये फिल्म देखी नहीं है ना, और मुझे ज़रूरत लग भी नहीं रही थी, लेकिन फिल्म में क्या होता है, हमेशा मसाला डाला जाता है और गलत फैक्ट्स बताए जाते हैं। तो एक विलियम गोर्डने करके कुछ ऐसे एक व्यक्ति कैरेक्टर का नाम था, है ना। उन्होंने बोला कि वो मंगल पांडे का दोस्त था, एकमात्र अंग्रेज था जो लड़ा था मतलब कि भारतीयों की तरफ से सन 57 के रिवोल्ट में। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, मैंने कहा कि कहीं तो इसका नाम मिले, पर मेरे को तो कहीं मिला नहीं भाई साहब ये नाम। और लोगों ने फिर बाद में, मैंने बहुत रिसर्च करने पे पाया कि ये तो एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए जो है उसको रखा गया है। तो फिर मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि टीचर लोग जो हैं ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं भाई साहब, कि है ना, कि आप टीचर हैं तो आप ऐसी चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं जो एकदम आप समझिए कि खुल के बोल देते हैं लोग कि हाँ हाँ ये आ रहा है पेपर में, जबकि ये एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर के बारे में आप क्यों बता रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कोई भी विलियम गुडने नाम का व्यक्ति था ही नहीं, ये आर्टिफिशियल कैरेक्टर फिल्म के अंदर दिखाए गए थे। और फिल्म होती है, फिल्म एक मसाला होता है, हाँ, उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है सत्य ज़रूर होती हैं, जो आप उनको मान सकते हैं, पूरी तरह नहीं मान सकते हैं। तो हमें जो है, हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना है कि जो चाय पे चर्चा करते हैं ना, चाय की टपरी पे गए, वहाँ पे बैठ के इतिहास की ऐसी की तैसी फेर के रखी हुई है, असलियत इनमें से किसी को पता नहीं है। तो हमें जो है थोड़ा एजुकेटेड माइंड के हिसाब से सोचना है। तो आप देखिए सबसे पहले कि 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे एक रिवोल्ट करते हैं। अब कहानी ये है कि ये रिवोल्ट क्यों कर रहा है आदमी। आप देखिए कि एक तरफ तो लाल जर्सी पहन के, है ना, अंग्रेजों की जो है आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको रिवोल्ट करना पड़ गया। अब इसके थोड़े से कॉन्टेक्स्ट आप समझिए कि यहाँ पे क्या होता है कि एक इससे पहले जो ये राइफल्स होती है ना, ये राइफल, इससे पहले जो राइफल इस्तेमाल हो रही थी उसमें जो कारतूस वगैरह थे ना, वो आप समझिए कि वाटर प्रूफ नहीं हुआ करते थे। उसके अंदर जैसे कई बार गोली चलती नहीं थी, गोली फंस जाती थी, आप ऐसे समझ सकते हैं। और उससे गन फटने का भी खतरा रहेगा अगर गोली फंस गई तो, है ना, आपने बारूद भी डाल दिया तो ये बड़ी दिक्कत थी। और ये दोनाली जो हुआ करती थी ऐसी हुआ करती थी, अगर आपको पता हो, यूं खुल जाती है, उसमें गोली डाली, फिर बारूद भरा, यूं 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 ठोक ठोक के, वो वाली ये जो होती थी। ये नहीं कि ऑटोमेटिक गन ढाई 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 चल रही हैं। अब आप समझना कि अंग्रेजों ने क्या किया, एक डेवलपमेंट की। उन्होंने बोला कि भाई इतनी भारी भरकम बंदूकें रखेंगे, इससे अच्छा है कि थोड़ा हल्का डिजाइन बनाते हैं। और उसके अंदर इनोवेशन की, एक ऐसा कारतूस बनाया, आप समझिए एक ऐसा कारतूस बनाया जो वाटर प्रूफ था। अब आप देखिए कि वाटर प्रूफिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि लेमिनेशन पेपर लगा देंगे हम, कोई सेंस बैठती है लेमिनेशन पेपर की, वो फिर बस जाएगा बीच में, उससे तो फ्रिक्शन पैदा होगा। इन्होंने क्या किया, ग्रीजिंग की। अब जब ग्रीजिंग करते हैं, आप समझना इसके ऊपर, ये टॉफ़ी जैसी है ना, तो टॉफ़ी के रैपर जैसी है, तो यूं करके आपको खोलनी पड़ेगी मुंह से, क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हैं लड़ाई करने, तो यूं टॉफ़ी की तरह हाथ से थोड़ी खोलेंगे। उधर गन हाथ साइड में रखिए, पहले मैं टॉफ़ी की तरह इसको खोलूँगा, फिर गन में डालूंगा, भाई इतना समय नहीं होता ना, फटाफट से करना होता है। तो मुंह से जो है इसको खोलना पड़ता था। अब जो ग्रीजिंग के लिए मटीरियल लगा दिया इसके ऊपर इन्होंने, वो क्या है, गाय, काऊ की और पिग की जो चर्बी है इसको लगाया, है ना, इसको पिघला पिघला के इसके ऊपर लगाया। तो ये एक ग्रीजिंग का काम कर रहा था। अब हुआ क्या, शुरू में जब ये एनफील्ड राइफल आती है तो मंगल पांडे साहब जो है, आप समझिए कि अच्छा खासा जो है इसको चलाने में एकदम माहिर हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अरे यार बहुत तगड़ी चीज़ अंग्रेज ले आए हैं। और वर्दी से तो ये लोग पहले इंप्रेस हुआ करते थे ना, ये लाल रंग की वर्दी से। जबकि असलियत बात ये है कि अंग्रेज लोग इनको जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में रखा करते थे। ये नौकरियाँ कैसी होती थी मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल निम्न स्तर की, सूबेदार से ऊपर इनकी पोस्टिंग कभी भी नहीं होती थी, यानी ये प्रमोट हो ही नहीं सकते थे भारतीय लोग। और इनके वेतन, जैसे मान लो अगर ब्रिटिशर कोई व्यक्ति है उसको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो इनको 5 रुपए मिला करते थे। लेकिन ये लाल वर्दी का क्रेज था, है ना, अपने लोगों में जो चर्चा होती थी, तो उस तरीके से जो है ये सब लोग लाल वर्दी पहनना शुरू कर दिए। अब ये वो टाइम था, आप समझिए कि जहां पे मुगल जो थे, मुगल बोलते थे कि भाई हम आपको कम सैलरी देंगे, है ना, लेकिन आप जो है मत जाइए, है ना, ब्रिटिशर के वहाँ पे। तब तो किसी ने मानी नहीं, तब सबको जो है लालच जाग रखा था, लाल वर्दी जाग रखी थी, तो तब सबने जो है ज्वाइन किया आर्मी को, है ना, और मुगलों को छोड़ना पड़ा। तो कुल मिला के, क्योंकि मुगल जो है इतने आप समझिए कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा सैलरीज दे पाएँ, तो इस तरीके से जो है मुगलिया फौजें वैसे भी ख़त्म हो चुकी थी। तो कुल मिला के कहानी ये थी भाई साहब कि कई सौ वर्षों तक जो है ये नौटंकी चली, है ना, कि भाई ये हमारे ही भारतीय लोगों को भर्ती करते थे, उन्हें मरवाने के लिए आगे भेजते थे, ऐसे करिए, है ना, और यही जो भारतीय लोग हैं, यही भारतीय सैनिक हैं, यही हमारे लोगों पे गोलियां चलाते थे, आप ऐसे समझिए। अब
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है ना। अपना देखिए कि पेट पालना सबकी मजबूरी होती है, और देश में जब कोई इकोनॉमिक ढांचा ही नहीं है और आगे ऊपर ब्रिटिशर बैठा है ना, तो वो किसी को और कोई ढांचा तैयार करने भी नहीं देगा, तो इनकी भी मजबूरियां हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये गलत है। लेकिन आप समझिए कि मंगल पांडे ने उस बंदूक को चलाना बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिया, साथ में अपने जो है बाकी के साथियों को भी बता दिया। अब आप समझो ये पांडे हैं, अब पांडे हैं तो मतलब कि ब्राह्मण समाज से हैं, और पूरी बटालियन में ऐसे ही लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, और उन लोगों को आप जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम चलाना भी सिखा रहे हो, है ना, और खुशी में है, मौज में है। लेकिन अचानक से जो है एक खबर फैलती है, वो आग की तरह र्यूमर फैलती है, जिसमें कि सबके कानों में पड़ती है कि भाई ये जो गोलियां तुम चला रहे हो, ये टॉफियों के पैकेट जो तुम मुंह से फाड़ रहे हो, इसके ऊपर तो गाय और सुअर की चर्बी लगी है। और आप समझो कि गाय और सुअर जो है, ये देखो मुस्लिम्स के अंदर जो सुअर हराम है और गाय जो हिंदुओं के लिए पवित्र है, तो आप समझिए कि दोनों की ही लिए वो जो है एक सोच का विषय बन गया है, धार्मिक विषय बन गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि मंगल पांडे को जब ये पता लगता है, तो वो सोचते हैं कि भाई इसके लिए जो है कोई ना कोई तफ्तीश करनी चाहिए। तो उनको कोई एक जगह बताते हैं ना, तो वो जो उस जगह पे जाकर चेक करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जो है सच में ऐसे जो है बहुत सारी चर्बियाँ लटकी हुई थी, उनको पिघलाया जा रहा था। अब जो भी सत्य है उसके अंदर, सच है झूठ है कि ऐसा पता लगा था, बट एनीवेज जो भी इसके पीछे कारण रहे होंगे, अगर इसकी पुष्टि हो भी गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मंगल पांडे के खिलाफ जो है भारतीय ही लोगों ने, इनके ही समाज के लोगों ने जो विरोध कर दिया कि भाई कैसे आदमी हो तुम, कि तुमने हमारा सबका धर्म भ्रष्ट करवाया है, और इनको जो है एकदम हीन भावना से देखना जाना शुरू कर दिया गया। और ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एक ब्राह्मण थे और इनका धर्म भ्रष्ट हो चुका है, तो कोई भी इनसे बात करना भी जरूरी नहीं समझता था, इनके गली मोहल्ले के लोग भी, क्योंकि इन्होंने इनका जो है धर्म भ्रष्ट हो गया और साथ में और लोग का और करवा दिया। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं समाज से कट गए थे। अब इनके ऊपर भी एक तरह से प्रेशर भी आ चुका है कि भाई इस तरीके से तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, है ना, आत्मसम्मान भी एक नाम की चीज है। तो कहीं ना कहीं ये जो है जाकर रिवोल्ट कर देते हैं। ये मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। 29 मार्च सन 57 को जो है मंगल पांडे जाते हैं वहाँ पे और रिवोल्ट कर देते हैं कि भाई ये जो है आप गलत कर रहे हैं। अंग्रेजों को बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं कि भाई ये सब तो, इनको पहले बहला फुसला के है ना समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में पता लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो है ही है। और इस वजह से जो यहाँ पे ऐसे नौबत आ जाती है कि मंगल पांडे जो है गोली चला देते हैं अंग्रेज पे, है ना, वो उनको पकड़ने आ रहा है, और ऐसा बोला जाता है गोली खुद पे चला लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो ये घायल भी हो जाते हैं। तो इनको जो अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, और ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर जो है सिपाही हुआ करते थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जब इनको जो है भर्ती किया जाता है, तो फिर उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि इनका जब ठीक हुए थोड़ा सा, तो उसके बाद कोर्ट मार्शल किया गया बाकायदा, है ना, सारे स्टार वगैरह खींचे जाते हैं, ऐसे नोच नोच के सब चीज़ें खींची जाती हैं। बहुत एक ह्यूमिलेटिंग प्रोसेस होती है एक सैनिक के लिए। कभी भी कोई सैनिक जो है कोर्ट मार्शल की प्रोसेस से नहीं ही जाना चाहेगा। अब ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि कोर्ट मार्शल के बाद जो है इनको सजा सुनाई जाती है कि इनको जो है सरेआम सबके सामने फांसी दी जाएगी। और ये सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अगर ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसका यही हश्र होना है, उस हिंदुस्तानी का यही हश्र होना है। ठीक है, तो 8 अप्रैल सन 57 को जो है इनको सबके सामने, ठीक है, सबके सामने जो है फांसी दी जाती है। ये कुछ विजुअल्स मैंने मूवी के जरूर लिए हैं, लेकिन मैं मूवी की कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको रियल बातें ही बता रहा हूं। ठीक है जी, तो इस तरीके से इनको फांसी होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो विलियम गॉर्डने वगैरह वाला बात बताई है, उस टाइम पे ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं था। अगर हम देखते हैं जिस बैरक में ये थे भाई साहब, उस बैरक में कौन था? जेम्स ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉ। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति जो है उस टाइम पे थे, इनके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। और साथ में ये जो है यहाँ से अब देखिए कि ये तो 34th नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के अंदर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे ये हुआ है। एक तरफ ये कहानी बनती है, अब दूसरी तरफ दूसरी भी कहानी बनेगी, है ना। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये सारी कहानी जो 29 मार्च को ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये इतने बड़े आदमी नहीं है मंगल पांडे कि इन्होंने कुछ स्टार्ट किया और हम ये बोल दें कि भैया ये मास स्केल पे प्रोटेस्ट चालू होगी, मास स्केल पे रिवोल्ट चालू हो गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, तो इतने बड़े नहीं है तो कौन है इतना बड़ा उस टाइम पे? तो एक ही आदमी हो सकता है इतना बड़ा, है ना, और वो है मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफर। अब जब तक मुगल लोग ना शुरू करें तब तक हम नहीं मान सकते कि भाई ऑफिशियली ऐसा कुछ हुआ है। अब मुगल क्यों शुरू करेगा भाई साहब? आपको पता है कि 80-85 साल का बुढ़ा हो गया है बहादुर शाह जफर, है, हड्डियों में जान नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कर लेगा? तलवार की मयान तो उठाई नहीं जाएगी, तो तलवार कहाँ से उठाएगा भाई साहब, है ना। और तलवार उठा भी ली तो वहाँ तो गोलियां चलनी है, तो तलवार से करने क्या वाले हैं ना। तो भाई साहब क्या करेंगे बहादुर शाह जफर, है ना, कविताएं लिख ले, वही बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
सेम जब यही जो विरोध है मंगल पांडे वाला, ये जब बाकी इन्फेंट्रीज को पता लगता है, बाकी लोग को पता लगता है, तो एक थर्ड कैवेलरी है ना, थर्ड कैवेलरी मतलब कि घुड़सवारों की कैवेलरी जो भारतीयों की होती थी, और एक 11th और 12th इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सैनिक है ना। तो आप समझिए कि इन लोगों को जब पता लगता है, ये मेरठ के अंदर होते हैं, कहाँ पे होते हैं ये लोग, मेरठ में होते हैं, कहाँ है, मेरठ। तो इन लोगों को जब पता लगता है भाई साहब कि हाँ ऐसा सच में कुछ हो रहा है, तो ये भी जो है विरोध कर देते हैं। लगभग 85 आदमी ऐसे होते हैं भाई साहब जो बोलते हैं कि हम नहीं चलाएंगे ये गोली। अब ब्रिटिश को खुंदक आ जाती है कि भाई ऐसे कैसे नहीं गोली चलाएंगे, तो वो पकड़ के जो है इनको जेलों में डाल देते हैं। फिर जब इनके साथी देखते हैं ऐसा कि भैया ये तो गलत हो रहा है इनके साथ, तो वहां पर विरोध हो जाता है, बहुत मारकूट होती है अंग्रेजों के साथ, और ये जो जिनको बंद किया था जेलों के अंदर उनको जो छुड़वाया जाता है। अच्छा खासा जो है अंग्रेजों का जितना भी असला है वहां से लूटा जाता है। यानी मेरठ के अंदर एक म्यूटिनी क्रिएट हो जाती है पूरी की पूरी, अच्छा से इनकी खाल उधेड़ के जितने भी वहाँ से जो है राइफल्स वगैरह पुरानी वाली, कोई बोलता है कोई बोलता है नहीं उठाई है, एनीवेज जो भी है, बट राइफल्स वहाँ से उठाई जाती है कुल मिला के, आप ऐसे समझिए। और ये लोग चल पड़ते हैं किस तरफ, दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसी ने बोला कि भाई अब यहाँ पे आप समझो कि कौन है आपका माई बाप, फिगर हेड कौन है, बहादुर शाह जफर, मुगलिया ही है ना। तब तक मुगल हमेशा कई सौ सालों से मुगल्स को ही आप अपना माई बाप समझते आ रहे हैं, चलो उन्हीं की तरफ चलते हैं, उसको बोलेंगे कि भाई तू कर जो करना है। दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ की कहानी तो ये हुई, ठीक है, ये तो हुआ आर्मी के अंदर रिवोल्ट, लेकिन दूसरी तरफ का रिवोल्ट क्या चल रहा है, बख्त खान का। ये जो बख्त खान है, ये बरेली के अंदर रोहिल्लाज को जो है, इन सब को जो है जनजातियों को इकट्ठा करता है, और ये भी जो है वहां से कूच करता है दिल्ली की तरफ। आप समझो कि दो सेनाएं चल पड़ी हैं। अब ये दोनों की दोनों दिल्ली के दरवाजे पे आकर 11 मई के आसपास है ना, तो आप समझिए कि 10 मई को जो है यहाँ से मेरठ से चले हैं, और 11 मई के आसपास, कब, 11 मई के आसपास जो है यहाँ दिल्ली के दरवाजों पे आकर खड़े हो जाएंगे। आप समझिए कि ऐसा हाल था कि बहादुर शाह जफर के पास इतनी सेना नहीं थी जितने लोग यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए है ना, और जो है दरवाजों के अंदर घुस के बिल्कुल उसके मेन दीवाने खास में पहुंच गए, और वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई साहब बाहर आओ, आप कहाँ पे अंदर छुपे हुए हो, बहादुर शाह जफर बाहर ना निकले है ना। तो जैसे तैसे करके उसको भैया बहुत सुनाया गया है ना, आप समझिए ह्यूमिलेट किया गया कि भाई कैसे बादशाह हो तुम, हैं बाहर नहीं आ रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी जरूरत है, आओ जल्दी से बाहर आओ है ना, क्या कर रहे हो अंदर तुम, है। तो वो बोल रहे कि नहीं नहीं भाई ये कश लगा लेने, अरे नहीं तुम आओ जल्दी से बाहर आओ, इतने लोग खड़े हैं तुम्हारा वेट करें, आओ जल्दी से है ना। जैसे तैसे करके वो भाई साहब अपनी लट्ठी लेके यूं करके जो है कुबड़ बना के बाहर आ रहे हैं है ना जी। करेंगे करेंगे, जीडी वालों के लिए भी सब कुछ करेंगे, जीडी वालों के लिए सब कुछ करेंगे, परेशान मत होइए, अभी आप इसके ऊपर फोकस कीजिए जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। जीडी के लिए भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी जीडी में टाइम है, मैं लेकर आऊंगा, जब मैंने वादा किया है तो लेकर आऊंगा ना, सब करके आऊंगा, टेंशन मत लो। अब आप देखिए कि वो कुबड़ बना के जैसे तैसे करके बहादुर शाह जफर बाहर आया। अब बख्त खान यहाँ पे पूरा हल्ला काटे हुए कि भाई साहब आप ही हो हमारे फिगर, आप ही हो हमारे हीरो, है ना, तुम्हें ही लड़ना है आगे। बहादुर शाह जफर खांसते हुए, लट्ठी मुझसे उठाई नहीं जा रही है, आदमी मेरे को तलवार पकड़ाने को फिर रहा है, राइफल मुझे चलानी नहीं आती है, उसका कहीं रिकॉइल लगा और मेरा कंधा चला गया तो मैं क्या करूंगा, है ना। कहाँ जो है ये बुढ़ापे में मेरे से जवानी के काम करा रहा है ना, शस्त्र मेरे काम नहीं कर रहे हैं, और ये आदमी है जंग लगे शस्त्रों से जो है युद्ध जीतना चाह रहा है। तो बख्त खान बोलता है भाई साहब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो बड़ाऊ, तुम्हारी जगह मैं लड़ूंगा, तुम तो बस एक फिगर हेड बन जाओ, है ना। फिगर हेड बोले तो कि कोई हमसे पूछेगा कि किसने भेजा है तुम्हें, तो हम बोलेंगे कि तुमने भेजा है। अब भाई इसको तो फंसा दिया बीच में, है ना। आप समझिए कि अब ये ना तो इधर का है ना उधर का बहादुर शाह जफर, ऊपर से अंग्रेजों की पेंशन पे पलने वाले ये लोग हैं सारे के सारे। आप देखिए कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, अंग्रेजों से पेंशन ले रहे हैं और जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं, ये तो इनके हाल चल रहे हैं। छोटी मोटी आर्मी इन्होंने रख रखी है ना, और लाल किले में भी रह रहे हैं। और वैसे भी अंग्रेज अनाउंस कर चुका था, है ना, डलहौजी तो पहले ही बोल चुका था कि ये जो है आखिरी मुगलिया बादशाह है। उसके बाद कैनिंग ने वैसे भी बोल दिया था कि भाई इसके बाद जो है किसी को हम लाल किला नहीं देंगे, इन सबको मुगलों को जो है इनके वंशजों को लाल किले से बाहर निकाल देंगे। तो ये वैसे भी हो चुका था पहले से भी, है ना, ऐसी अनाउंसमेंट चल भी रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बहादुर शाह जफर ने सोचा होगा, है ना, वैसे वो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं था, क्या ही कर सकता है यार बूढ़ा आदमी, तो बट स्टिल जो है उसने बोल दिया कि ठीक है भाई साहब अब तो प्रेशर में है, तो हाँ कर दिया कि ठीक है जिसको मेरा नाम लेना ले देना, है ना, कि बहादुर ने भेजा है ना। तो चलो, तो इसके अलावा दो व्यक्ति और आपको ध्यान में रखने, कदम सिंह जो कि एक गुर्जर कम्युनिटी के व्यक्ति है, और धन सिंह जो कि एक कोतवाल है, इन दोनों ने भी काफी यहाँ पे मदद की है। अब ये सारे के सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, मेरठ से जो चलते थे और यहाँ से बख्त खान के थ्रू ये सारे म्यूटिनी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सारे विरोध करने की कोशिश करते हैं अंग्रेजों का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको बताया है।
अच्छा, कैनिंग जो है उस टाइम पे वाइस रॉय है, ये बात, वाइस रॉय तो नहीं, गवर्नर जनरल हम बोलेंगे, वाइस रॉय तो बाद में बनेगा, वाइस रॉय की भी कहानी हम बात करेंगे। अब आप देखिए कि जो सावरकर है उन्होंने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला है। ये क्यों बोला है मैं आपको बता दूं, कि ताकि लोगों के अंदर एक फील और एक भावना भरी जा सके, क्योंकि लोग जो है इसमें हारने के बाद आप देखिए कि हम बिल्कुल टूट चुके थे भारतीय, तो सावरकर ने सिर्फ इसलिए बोला था ताकि हम भारतीयों के अंदर ऊर्जा भरी जा सके कि जस्ट हम जीतने वाले थे भाई साहब, अगर ऐसा हो जाता तो हम जीत जाते। तो इससे लोगों के अंदर मोटिवेशन और प्रेरणा जागी थी, सिर्फ इस वजह से सावरकर ने इसको बोला था, जबकि कोई ये रियल में फ्रीडम का स्ट्रगल नहीं था। वो अभी हम समझ भी लेंगे कि क्यों नहीं था। और हाँ, यहाँ पे एक नारा भी दिया गया था, मारो फिरंगी को, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये पूरा का पूरा जो युद्ध है, अंत कहाँ पे होगा, अंत होगा 20 जून 1858 को ग्वालियर के अंदर। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, ग्वालियर के अंदर जो है इसका अंत होगा। शुरुआत जो है मेरठ से हुई है 10 मई को। ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप देखिए कि इसके अंदर सिर्फ एक या दो व्यक्ति नहीं है जिन्होंने रिवोल्ट किया है, बहुत सारे लोग हैं। अब वो बहुत सारे लोग कौन कौन से हैं, जरा हम मेजर सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कितने लोग को याद करोगे, लेकिन सिर्फ जरूरी मैं बताता हूँ। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे मैंने विद पिक्चर्स लगाया है। सबसे पहले तो आप देखिए दिल्ली से जो लीड कर रहे हैं वो बहादुर शाह जफर 2 कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 नहीं है, ये 2 है, जिनको हम जफर के नाम से भी जानते हैं, ये इनका तलफ्फुज है जफर। दूसरा, कानपुर से जो कर रहे हैं नाना साहेब, है ना। अब नाना साहेब आप समझिए कि नाना साहेब के यहीं से जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है इन्हीं की तरफ से है ना। आप समझिए कि इन्हीं की पुत्रियां हैं एक तरह से, जो बाद में जाके जो झांसी में उनकी शादी होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन मराठाओं का तो ऑलरेडी सत्यानाश पहले किया जा चुका है, और इनको पेशवा कोई मान नहीं रहा है ना, ऐसा हल चल रहा है। क्योंकि ये जो है एक तरह से आप समझिए कि गोद लिए व्यक्ति थे बालाजी टू के, तो इसलिए जो है इनको कोई भी पेशवा मानने को रेडी नहीं है। अब गोद लिए का ये मतलब नहीं कि किसी आए गए को गोद ले लिया, किसी चाचा के भतीजे के, है ना, ऐसे किसी लड़के को गोद लेने में भी जो है अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि गोद नहीं ले सकते हैं, है ना। एक्चुअली में क्या है, डलहौजी एक नीति लेकर आया था, हड़प की नीति। और ये जितने भी राज्य आपको जनरली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सारे राज्य वो हैं भाई साहब जिनके कोई भी आप देखिए कि सगे पुत्र नहीं थे, लड़का नहीं था जिनके, है ना। अगर लड़का नहीं है तो डलहौजी ने बोल दिया था भाई साहब कि आपका राज्य जो है वो हमारा हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। इसीलिए ये सारे के सारे विरोध कर रहे थे। आप गलती से भी ये मत समझ लेना कि ये किसी फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए कर रहे थे, ये बात आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे जो कानपुर के जो नाना साहेब है ना, कानपुर में जो जाते हैं, इनको ही ढोंडू पंथ भी बोलते हैं। ये कानपुर में अपना बेस बनाते हैं, एक तो ये बात आप ध्यान में रखना। और कानपुर में जाकर ये अपने आप को पेशवा डिक्लेयर करते हैं, है नहीं है पेशवा, है ना, असली में। अब एक तरह से आप ऐसी समझ लीजिए कि कोई मान नहीं रहा है पेशवा, लेकिन अब यहां पे आकर डिक्लेयर खुद को कर दिया कि भाई मैं हूं आज से पेशवा मराठाओं का, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कहां से पेशवा अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, कानपुर से करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, 3-4 जगह पे जाते हैं, जैसे कि कालपी में गए, दिल्ली में गए और लखनऊ में गए, और वहां पे जाकर इन्होंने रैलियां की हैं, और वहां के जितने भी लोकल रूलर हैं सबको अपने साथ मिलाने की कोशिश की है, ताकि सब एक छत के नीचे आ जाएं और एक साथ रिवोल्ट करें। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये नाना साहेब के बारे में ये वाली चीज जो पूछी भी गई है रेलवे के अंदर। उसके बाद कल्की से जो है तांतिया टोपे बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, तो तांतिया टोपे ने किया है। फिर फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया है, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, ये हमेशा पूछा जाता है कुंवर सिंह का, और आलाबाद से लियाकत अली ने। तो ये सारों की मैंने पिक्चर्स भी इसीलिए लगाई हैं ताकि आपको जो है इजीली याद हो जाए। ये हिंदी में भी मैंने इसीलिए लिखा है, दिल्ली, कानपुर, कालपी, फैजाबाद, लखनऊ, बरेली, झांसी, जगदीशपुर, प्रयागराज, कि यहाँ से किस किस ने किया है। तो कुल मिला के आपने देखा कि इतने लोगों ने किया है। लेकिन आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि भैया कि यहाँ से कौन कर रहा था, वहाँ से कौन कर रहा था। आपसे जब प्रश्न पूछने में आएगा तो अलग तरीके से पूछेगा। जैसे आप समझो कि दिल्ली से जो है ये आपसे पूछ सकता है कि भाई बहादुर शाह जफर ने तो बेशक से किया है, बहादुर शाह 2 जिसको बोलते हैं, लेकिन वो तो बूढ़ा हो गया, तो उसकी जगह पे कौन जा रहा है। उसकी जगह पे जो लड़ने गया है वो बख्त खान और हाकिम एहसानुल्लाह, ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और फिर ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा है, यहाँ पे ब्रिटिश की तरफ से जॉन निकोलसन और हडसन लड़ा है। हडसन ने क्या कांड किया अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। फिर लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल मैंने आपको बताया है, ये किसकी वाइफ थी, ये नवाब ऑफ अवध और वाजिद अली शाह की जो है एक तरह से वाइफ थी, जिसको डिपोज कर दिया गया था उस नवाब को, उसी की वाइफ है ना। तो बैटल ऑफ चिनवत भी जहाँ पे होता है, यहाँ पे हेनरी लॉरेंस लड़ता है। फिर उसके बाद कानपुर से मैंने आपको बताया नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान लड़ते हैं। इनके साथ अंग्रेज कौन लड़ रहा है, कॉलिन कैंपबेल लड़ रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो आप देखो कॉलिन कैंपबेल यहाँ भी लड़ रहा है, कॉलिन कैंपबेल यहाँ भी लड़ रहा है। तो आपको यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी कि ये सारे के सारे युद्ध एक साथ हो ही नहीं रहे एक टाइम पे। ये सबसे बड़ी वीकनेस है, यानी कि घटिया प्लानिंग के साथ ये सारे के सारे युद्ध किए गए हैं। बरेली का जो है आप देखिए खान बहादुर खान जो है इसके साथ भी कैंपबेल लड़ रहा है। झांसी और ग्वालियर से कौन लड़ता है, रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे। यहां पे ह्यू रोज लड़ते हैं, ये स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये हमेशा पूछा जाएगा। ह्यू रोज के बारे में अभी बताऊंगा आगे चल के।
उसके बाद इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली लड़ते हैं। इनको कौन रोकता है? कर्नल वंसल रोकते हैं। वहीं पे बिहार बिहार का एरिया जगदीशपुर, वहाँ से कुंवर सिंह लड़ते हैं। इनको जो रोकता है विलियम टेलर रोकता है। तो मैंने ये सबका नाम बताया है ना, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बनारस और बिहार से कौन कौन लड़ रहा है और कौन कौन सा अंग्रेज इनको रोक रहा है, ये मैंने आपको एक तरह से बताया है। अब देखिए कुल मिला के कहानी क्या होती है कि जब ये सारे का सारा युद्ध चल रहा था तो आप देखिए कि मान लो कि इधर झांसी की रानी लड़ रही है, तो इनको ये नहीं पता कि जो थोड़ी दूर जो है उधर तात्या टोपे क्या कर रहे हैं ना, और तात्या टोपे को ये नहीं पता भाई साहब कि बहादुर शाह जफर क्या कर रहा है। तो कुल मिला के आप कहानी समझिए कि क्या हो रही है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे कौन सा युद्ध लड़ रहा है ये किसी को पता ही नहीं है। यानी कि ये सब लोग युद्ध लड़ने तो चल पड़े, लेकिन इन्होंने एक इंपॉर्टेंट राजा भी अपना बना लिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कम से कम एक टाइम पे तो युद्ध लड़ लेते, क्योंकि इनको ये पता होना चाहिए था भाई साहब कि देखिए ये बड़ी वीकनेस है हमारे रूलर की। मैं तो बोलता हूँ ना कि कैसे रूलर्स थे हमारे यहाँ पे, एक आध कोई रूलर जरूर अच्छा होगा, लेकिन बाकी रूलर्स का आप हाल देखिए, इनको यही नहीं पता। एक भी आदमी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि भाई ब्रिटिशर के पास जो फौज है, हम उस फौज को एक साथ कैसे टैकल कर सकते हैं ना, क्योंकि आप देखिए फिर वो फौज बट जाती, लेकिन यहाँ पे जो है किसी के दिमाग में ये बात ही नहीं आ रही है। अच्छा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये तो चलो लड़ रहे थे यहाँ पे है ना अपने हकों के लिए, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दगाबाजियां की हैं। जैसे आप समझना कि ग्वालियर का जो राजा है वहाँ पे आप समझिए कि झांसी की रानी ने चढ़ाई कर दिया ना कि भैया ये जो है अंग्रेजों का साथ देने के लिए ललायित हो रहे हैं, पहले तो इनको पकड़ो है ना। इनको पकड़ भी लिया है ना, वहाँ पे जो है आप समझिए कि जब तक ग्वालियर पहुँचते हैं वो अपनी सेना लेके वहाँ से कूच कर गया, वो अंग्रेजों के पास जाकर बैठ गया। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है ना जी। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मज़ा आता है लाइव में, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो ज्योतिराव सिंधिया उनका नाम है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ग्वालियर का जो राजा है, ग्वालियर का ज्योतिराव सिंधिया। ठीक है, अंग्रेजों के पास गया भाई साहब है ना, बोला कि भैया हम फुल सपोर्ट करेंगे, ये ग्वालियर को छुड़वाओ किले को है ना, ये तो इन लोगों ने पकड़ लिया है किले के अंदर। तो एक तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, आपको और कौन कौन से नाम याद रखने हैं? हैदराबाद का नवाब, हैदराबाद का नवाब। ये हैदराबाद वही जगह है भाई जो एंड तक जो अपने आप को सेपरेट रखना चाहता था। ठीक है, अब इसका नाम है अफजल उद्दौला। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेसिकली अंग्रेजों का साथ दिया है। ठीक है, और इसी का एक कमांडर हुआ करता था, इसी का पीएम हम मान लेते हैं एक तरह से, सालार जंग, जिसके अंग्रेजों से अच्छे रिलेशन थे। हैदराबाद ने इतना जम के सपोर्ट किया है, आप समझिए कि मतलब अंग्रेज जीते हैं तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो इन्होंने ही सपोर्ट किया, इसकी वजह से जीते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि अंग्रेजों ने भी हैदराबाद के साथ अपने वादे निभाए हैं। अंत तक हैदराबाद को ज़बरदस्ती इंडिया के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हैदराबाद ने उनको अंत तक सपोर्ट किया था और बहुत सारे सम्मानों से हैदराबाद के नवाब को जो है नवाजा भी गया था। और इसीलिए आप देखिए कि जब देश आज़ाद भी हो जाता है तो हैदराबाद को एज इट इज़ छोड़ के जाते हैं, क्योंकि हैदराबाद ने बोल रखा था भाई हम तो अपना अलग पूरा नेशन बनाएंगे, आप हमको इसमें मत जोड़िए इंडिया के अंदर है ना। तो आप समझिए इंडिया की बिल्कुल बीचों बीच एक अलग एक नेशन होती है। आप देखो कितनी वियर्ड सी बात है। वो अलग बात है कि ऑपरेशन पोलो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल चलाएंगे, ऑपरेशन पोलो, उसके तहत जो है यहाँ के जो निज़ाम है उसको मार भगाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद और कौन कौन से हैं? आप देखिए कि जींद की रियासत हो गई, नाभा की रियासत हो गई, नाभा की हो गई, पटियाला की हो गई है ना। आप ये देखो, आप समझना ये सारे के सारे पंजाब हरियाणा के लोग हैं है ना। अब आप सोचेंगे कि भाई पंजाब के लोग भी ऐसा कर रहे थे, एक दिमाग में ये भी आ सकता है। तो मैं आपको कहानी ये बता देता हूँ कि सतलुज दरिया की मैंने आपको बात की थी, ये जितने भी लोग हैं ये सतलुज के इस पार वाले लोग हैं है ना। और ये होते थे अंग्रेजों के चमचे, इसमें कोई बात की दो राय नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर सभी लोग जो है महाराजा रंजीत सिंह की तरह हुए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, वो जो है अंग्रेजों को बिल्कुल उनको पता था कि भाई इनके साथ कभी भी युद्ध हो सकता है। वो अपने आर्मी को यूरोपनाइज कर रहे थे, लेकिन सतलुज के दरिया के इस तरफ वाले लोग जो हैं वो अंग्रेजों के चमचे बने हुए थे, ऐसे आप समझ लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो इस तरफ थे और उनकी वैसे भी इस टाइम तक डेथ हो चुके हैं। 1838-39 के अंदर ही उनकी डेथ हो गई है। पंजाब के अंदर ऑलरेडी सक्सेशन का वॉर चला हुआ है, आपको याद होगा है ना, वो सारा का सारा मैंने बता दिया। तो यानी कि पंजाब ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे है। और सन 57 की क्रांति तक तो पंजाब के अंदर आप समझिए बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। जो इतनी बड़ी बड़ी फौजें थी, यूरोपनाइज्ड कल्चर था, उनको मजबूरी में जो है ब्रिटिश लोगों के अधीन में काम करना पड़ा है, क्योंकि और कोई इकोनॉमी का सोर्स ही नहीं बचा था और उनको जो है
ब्रिटिश के अधीन पे रह के ही सोल्जर्स बनना पड़ा। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे रंजीत सिंह होते तो शायद में भी चीज़ें बदलती है ना, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे भी शायद नहीं बदलने देते अंग्रेज़ बहुत तेज़ थे, वो कहीं ना कहीं उनको भी वहाँ पे फ्रेंडली अलायंस में बांध के रखते और पंजाब को इस तरफ एंटर ही नहीं करने देते। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि होना कुछ नहीं था, जो हुआ है ना वही होना था अल्टीमेटली। कुल मिला के कहानी ये है। फिर आप देखिए कि लगभग ये सब, और इधर हैदराबाद के नवाब ने है ना ये सब किया, तो इससे आप इतने से हैरान मत होइए, है ना। फिर आप देखिए मराठों में होलकर्स जो इंदौर के हैं, है ना। सिंधियाज तो मैंने बता ही दिया, सिंधियाज जो ग्वालियर के हो गए, है ना। होलकर्स जो इंदौर के हैं, इन्होंने भी यही काम किया है, इनका जो है मदद की है। अब एक्चुअली में दिक्कत क्या है, आप पॉइंट को समझना, सब उस टाइम तक समझ चुके थे भाई साहब कि अंग्रेज को भगाना एकदम नामुमकिन है। अंग्रेज जहाँ पे अब राज करने वाला है, कुल मिला के कहानी ये है। और अंग्रेज ने वैसे भी सबको जो है बिठा के रखा हुआ है, सब्सिडरी अलायंस करवा के रखा हुआ है, तो इतना आसान नहीं है अंग्रेज को हराना। तो इन सब लोगों ने जो है अंग्रेजों की मदद की है, और वैसे भी इनके वंश चल रहा था, तो इनका राज्य वैसे भी नहीं जा रहा था, जिनका राज्य जा रहा था उनको ही ये सारे का सारा जो है आप समझिए कि पापड़ बेलना पड़ा है। अब कुल मिला के कहानी ये होती है कि इस पूरे इंसिडेंट में ऐसा बोला जाता है, ह्यू रोज खुद बोलता है, जो रानी झांसी के साथ लड़ा है, कि जब मैं झांसी की रानी से लड़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जितने भी युद्ध हुए सब में एक ही मर्दानी थी जो इतनी शिद्दत से लड़ी, इतनी दिलेरी से लड़ी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक औरत भी इस तरीके से लड़ सकती है, और वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो आप देखिए कि ये पूरे सन 57 के रिवोल्ट में अगर आप देखते हैं तो एक ही मर्दानी हुई है झांसी की रानी, जिसने बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई की है। तांतिया टोपे ने भी बहुत बढ़िया तरीके से की है। लेकिन वहीं पर आप देखिए कि इस युद्ध में जब लगभग हार का सामना करना पड़ रहा है, तो नाना साहब का हाल क्या है, नाना साहब भाग रहे हैं नेपाल की तरफ, है ना। तो नाना साहब का हाल क्या है, नाना गए नेपाल में, नाना नेपाली हुए, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो नाना नेपाल में भाग गए, और नाना साहब तो आप देखिए कि अंत तक ब्रिटिशर को एक खत लिखते हैं जिसके अंदर बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा करिए, मेरी पेंशन लगा दीजिए, है ना। तो ब्रिटिशर ने बोलते ना, कोई पेंशन नहीं लगाएंगे। फिर एक खत लिख रहे हैं कि भाई साहब मुझे पेशवाई मान लीजिए, मेरी इज्जत रहेगी ना, नहीं मानते पेशवा भी तुम्हें, है ना। तो आप देखिए कि ये जो है एक तरह से आप क्या बोलेंगे, अब इस चीज़ को बैगिंग ही हो गई एक तरह से, कि आप ब्रिटिशर से जो है ये छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी इज्जत बच जाए। लेकिन आप देखिए कि ये एक झुकने वाला ही खेल हो जाता है। नाना साहब को पता नहीं ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो आप लोग इस चीज़ में समझदार हैं, आप बताइए। जब युद्ध ही लड़ लिया था तो फिर ये ऐसे खत लिखने की ज़रूरत ही क्या थी, है ना। एनीवेज, अब आप देखिए कि जो ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने जो है बहादुर शाह जफर को तो दिल्ली के अंदर ही कैप्चर कर लिया था, है ना। दिल्ली के अंदर घुस गए भाई साहब, और बहादुर शाह जफर को बोला कि ये जो जितनी भी सेना है छोटी मोटी तुम्हारी, इनको बिठा दो नीचे, नहीं तो फिर जो है यहाँ पे 2-2 हाथ होंगे। इससे बढ़िया तुम्हें ऑफर देते हैं, बढ़िया ऑफर ये है कि सबसे पहले तो तुम अपने जितने भी लौंडे हैं उनको बाहर निकालो, है ना। तो इनके जितने भी बच्चे हैं आप समझिए उनको बाहर निकाला गया है, और ये हडसन जो है, हडसन इनके बच्चों के माथे में गोली मारता है, एक भी राजकुमार को जिंदा नहीं रहने देता। ये बात आप ध्यान में रखना। मुगलिया वंशज पूरा समूल नाश करके रखता है यहाँ पे, कि आज के बाद मुगल का कोई वंशज जिंदा रहेगा ही नहीं। और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की प्लानिंग का भी एक पार्ट होगा। दो इसके ऊपर ट्रायल्स वगैरह बाद में चलाए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब दिखाने की बातें होती है, ट्रायल्स वगैरह। अल्टीमेटली इनको ये था कि भाई मुगलिया सल्तनत को पूरा का पूरा अब तो खत्म करना है ना, और वो इन्होंने किया। माथे में गोलियां मार रहे हैं, इसका यही मतलब है। फिर बहादुर शाह जफर को यहाँ से, और उसकी जो बेगम है जीनत, है ना, तो जीनत महल हो गई, और बहादुर शाह जफर का असली नाम है अबू जफर सिराज उद्दीन मोहम्मद। इन दोनों को जो है भाई साहब कहाँ भेजा जाता है, रंगून में भेजा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। रंगून की जेल में एक पेंशन के ऊपर भेज दिया जाता है। बताओ पूरे हिंदुस्तान का बादशाह कहाँ जेलों में सड़ रहा है, और ये रंगून कहाँ पड़ता है, बर्मा में पड़ता है भाई साहब, यानी कि आज के म्यांमार में। वहीं पे जो है खस्ता हालों में आप देखो हिंदुस्तान के बादशाह की डेथ होती है, और इस तरीके से पूरा का पूरा मुगलिया जो पेड़ है वो गिर जाता है। यहाँ पे मुगलिया वंश सारे का सारा समाप्त होता है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो अब कुल मिला के हम मैंने आपको कहानी तो एक पूरी की पूरी समझा ही दी है कि कहानी में क्या होता है ना। लेकिन उसके अंदर गुड इवनिंग भाई सबको। हाँ क्या बोल रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। अच्छा कह रहे हैं पहली बार आए हैं, ओनली इंडिया साहब आप डेली आएंगे। आप देखिए अगर आप पहली बार हमारी क्लास में आ गए हैं तो अब आप डेली ही आएंगे, जब भी मैं क्लास लेके आऊँगा। इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ते हैं क्लास को। अब आप देखिए कि इसके कारणों के ऊपर जाते हैं। ये मैंने आपको कोर्स ऑफ वॉर बताया, क्या बताया, कोर्स ऑफ वॉर की लड़ाई कैसे हुई है वो सारी कहानी तो मैंने आपको बता दी है। लेकिन इसके अंदर अब आपसे कारणों के बारे में भी पूछ सकते हैं। कारण कौन कौन से हैं वो हम समझते हैं। आप देखिए कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक मिलिट्री वाला कोर्स हम देखते हैं। मिलिट्री वाला कोर्स का मतलब है अभी जो मैंने आपको बताया कि जो आर्मी के अंदर विरोध हुआ है, विद्रोह हुआ है, ये मंगल पांडे वाला हो गया या फिर 11th इन्फेंट्री वाला हो गया, ये सारे के सारे क्यों हुए, इसके पीछे मैंने एनफील्ड राइफल की बात कर ली और वो कारतूसों की बात कर ली जिसके अंदर एनिमल फैट था भाई, ठीक है।
तो ये सारी कहानी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉलिटिकल कॉजेज देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल कॉजेज में आप देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हड़प की नीति आप बोलते हैं, जिसमें बोल दिया था कि अगर भाई आपका कोई भी बच्चा नहीं, जैसे ये राजा है, राजा का कोई भी लड़का नहीं है अगर, तो भाई उसका जो पूरा का पूरा राजपाट है राजा के मरने के बाद छीन लिया जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए। और आपको पता है कि कुर्सी कोई किसी को नहीं देना चाहता, तो राजा बोलता है तुम कहे को छीन लोगे, मैं एक बच्चा गोद ले लूंगा, है उसको दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, मैं अपनी बेटी को दे दूंगा, नहीं बेटी को भी नहीं दे सकते हैं। डलहौजी बोलता कि मैं एनेक्स करूंगा, है ना, सब कुछ छीन के रहूंगा और इसको ब्रिटिश में जो है अपना विलय कर लूंगा। लेकिन यही जो चीज़ है, इसका जो है बहुत बहुत बेकार सिस्टम क्रिएट हुआ। ये नाना साहब के साथ भी और रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही हुआ है। यही कारण था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का कि रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब जो है इसमें बहुत धड़ल्ले से लड़े हैं, ठीक है। और साथ में सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसीज़ जो हैं वो ऑलरेडी एक ह्यूमिलेटिंग प्रोसेस होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है उनसे परेशान थे अंग्रेजों से। एक तो ये कारण बनते हैं, ठीक है। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि सैन्य कारण जो है पूरे के पूरे विद्रोह के, वो बता दिया आपको, और साथ में राजनीतिक कारण बता दिए, जो डलहौजी की हड़प नीति आई है और सहायक संधि की जो नीति है, ये दोनों ही नीतियाँ जो है बेकार थी, ठीक है। इसके बाद आप सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ की भी बात कर लेते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुद्दा ज़रूरी है। इसमें आप देखिए एक आता है लेक्स लोकी एक्ट 1850 का, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई हिंदू आप समझिए कि कन्वर्ट हो गया है, जैसे मान लीजिए कि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये जितने भी अंग्रेज आए, देखो मुस्लिम जब आए तो उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि डेली बेसिस पे या हिंदुस्तान को तो ऐसे समझ रखा था कि भाई लल्ली छल्ली हैं, इनको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना, बदल देना पूरे का पूरा। तो ये पता नहीं लोग इतना ज़्यादा क्यों करते हैं। और आज भी आप देखिए कि क्रिश्चियनिटी में ज़बरदस्ती कितना कन्वर्शन हो रहा है, पूरे पंजाब में क्या हो रहा है ना। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि लोग करना क्या चाह रहे हैं, क्या कर लोगे उसके बाद। मान लो पूरा हिंदुस्तान बन भी गया है ना तुम्हारे जैसा, अब क्या आगे, क्या आगे कहाँ जाने वाले हो। तो ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ें हैं। एनीवेज, तो कन्वर्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धड़ल्ले पे हो रहा था, और इनमें ये बोल दिया गया कि कोई भी हिंदू व्यक्ति जो है, अगर वो सपोज करो एग्जांपल के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, तो भी वो अपनी ज़मीन, एंसेस्ट्रल ज़मीन जो है उसमें उसका भाग ले सकता है। ये बात आप ध्यान में रखना। और ये हिंदू रिलीजियस लॉज जो है ना प्रॉपर्टी के, उसके अगेंस्ट गया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। एक बात, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, आप देखिए कि जो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, ये देखिए सन 57 से पहले बड़ा मुद्दा नहीं था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये जो मुद्दा बड़ा बनता है ये आफ्टर 1857 बनता है, यानी सन 57 के बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कन्वर्शन हो रहा था, लोग सह रहे थे, अभी झेल रहे थे, ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद आप देखिए सती प्रथा को बेंटिंक ने खत्म किया, है ना। और ऊपर से आप देखो जो सती प्रथा को जब खत्म करते हैं तो ये लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया। आप समझिए भारतीय लोगों ने क्या लिया कि आप हमारे जो वो हैं कस्टम ट्रेडिशन है, हमारी परंपराएं, आप उनके ऊपर प्रहार कर रहे हो, ये घटिया है ब्रिटिश, है ना। जबकि किया ये वाला काम तो उन्होंने अच्छा था, लेकिन फिर भी उनको गलत नेगेटिव तरीके से लिया गया। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो बच्चों की हत्या हो जाती, भ्रूण हत्या हो गई, विडो की रिमैरिज हो गई, है ना। ये सब चीज़ों से जो है लोग त्रस्त हो गए थे कि भाई ये विडो रिमैरिज क्यों, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी बेसिकली सोसाइटी, आप ऐसे समझ लीजिए। और जब सोसाइटी देखिए कि कुछ चीज़ अच्छी भी है, अगर उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो मतलब नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक शायद उस लेवल में उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, वो वेस्टर्नाइजेशन नहीं देखी, खुलापन नहीं देखा। तो नहीं देखा तो नहीं देखा वाली बात है। और ये भी एक जो है बहुत बड़ा कारण बनता है अंग्रेजों की हार का। फिर एजुकेशन में मैंने बताया, मकौले तो बोलता था कि सब गवार हैं, है ना। तो ये तो अपने को इंडियंस को गवार समझते हैं। ऊपर से ये जो क्लब्स वगैरह बना के रखे थे इन्होंने, वो क्लब्स के अंदर बाहर लिखा जाता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स कह रहा हूँ कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, है ना। तो भारतीयों को कुत्ता बना के रखा हुआ है। फिर आप समझिए कि जो हमारे यहाँ पे जो सैनिक होते हैं, एक तो उनके वेतन आधे आधे कर रखे हैं, दूसरा उनकी प्रमोशन कभी भी हाई लेवल पे नहीं हो सकते, ऊपर के लेवल में नहीं जा सकते हैं। तीसरा, आप देखिए कि उनसे इतने घटिया घटिया, कभी घोड़े की लीद साफ करवा रहे हैं, है ना, कहीं गोबर साफ करवा रहे हैं, कहीं पे झाड़ू लगवा रहे हैं, और बूट पॉलिश दड़ा दड़, है ना, ऊपर से हंटर मार रहे हैं कि अरे ढंग से काम नहीं करता, मार इसके 50 हंटर, है ना। तो अच्छे खासा इनको ह्यूमिलेट करके रखा हुआ है, बहुत टॉर्चर करके रखा हुआ है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये भी एक बहुत बड़े कारण जो है इसमें बनते हैं। फिर इकोनॉमिक कॉजेज की मैं बात करता हूं। तो इकोनॉमिक कॉजेज में आप देखिए कि आपको पता है कि ब्रिटिशर लोगों ने जो है जमींदारों को अपने सर पे चढ़ा रखा था। और जमींदार जो होता था, आप समझिए कि ये क्या करता था, मान लो कि कोई किसान आया, किसान को जो पट्टे पे जमीन दे दी, है ना। पट्टे पे जमीन देने का मतलब है कि जमींदार ने क्या किया, अपनी एक जमीन जो है उसको किराए पे दे दी, है ना, कि 1 साल के लिए तुम खेती करो। और उसमें जो है फसल के ऊपर जो है तय नहीं होता था कुछ भी रेवेन्यू, आपको मैंने पहले भी बताया था। ये होता था जमीन पे, कि अगर आपको 1 किला जमीन दे दिया, 1 हेक्टेयर जमीन दे दिए, तो इसका 1/11 जो होगा
वो मतलब कि 11th शेयर हमें पहले निकालना है और उसका 1/11 जमींदार रखेगा, 10/11 जो है ब्रिटिश को देगा। इस तरीके से एक जो है प्रॉपर उसका रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। लेकिन ये प्रोड्यूस के ऊपर नहीं था, ये लैंड के ऊपर था, जबकि आपको प्रोड्यूस के ऊपर जो पैदा हुआ उसके ऊपर लेना चाहिए। भाई साहब ये कैसी बात हो कि आप ज़मीन पे ले रहे हो, अब मान लो वो ज़मीन इतना पैदा ही नहीं कर पा रही है तो फिर क्या करोगे, कौन सा HYV सीड उगा कर बैठे थे तुम, है ना। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत हुई, और फसल में कीड़ा कूड़ा लग गया, कुछ भी हुआ या बर्बाद होगी तो भी आपको टैक्स देना ही देना है। अच्छा, किसी समय में ऐसा हुआ कि आपके पास पैसे नहीं है, आप गए शाहूकार पे, उससे पैसे ले लिए आपने, है ना। आप वो पैसे किसान को दे तो देता था, लेकिन उसके बाद जीवन भर का उसको गुलाम बना लेता था, बंधुआ मजदूर बना लेगा भाई साहब, है ना। क्योंकि किसान के ऊपर वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है और किसान इतना कैलकुलेट भी नहीं कर पाता है, और वो उसको इतना दबा लेगा। अगर आज उसने 100 रुपए दिए हैं तो मुझे लगता है 500-700 तो वसूल कर ही लेगा, और वो गरीब किसान कहाँ से 500-700 रुपए उसको उस टाइम पे वापस करता। तो ऐसे में या तो उसको बंधुआ मजदूर बनाएगा, नहीं तो उसको बच्चों को बना लेगा। 8-8 10-10 साल के लिए वो बंधुआ मजदूर बन रखे हैं भाई साहब, ऐसी फ्री फोकट में। और अगर भागने की कोशिश करेंगे तो 20-20 लौंडे रखे हुए हैं, है ना, पकड़ रामू शामू टामू, पकड़ो इनको, है ना, मारो लठ इनके। तो ऐसे करके जो है उनको टॉर्चर किया जाता था किसानों को। आप समझिए पीजेंट्स भी बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। तो कहीं ना कहीं ये वो वाले कारण बनते हैं जिससे जो है लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट एक हुआ है, ठीक है। तो वो जो है फेलियर ऑफ पेइंग टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे। साथ में आप देखिए कि इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ब्रिटिश लोग जो है अपनी मशीनी जो कपड़े होते हैं, मशीनी जो वस्तुएं होती हैं उनको लेकर आ रहे थे। अब भारत के व्यापारी आप समझिए कि हाथ से दरियां बुन रहे हैं, उधर जितनी देर में आप समझो कि 10 दिन में भारत का व्यापारी अगर मान लो 4 दरियां बुन रहा है तो वो मशीन जो है 1 घंटे में 50 दरी बुन देगा। तो आप समझो कि मशीन के साथ एक आदमी कैसे कंपीट कर लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आदमी अगर 10 दिन में दरी बुन रहा है तो उसकी कॉस्ट भी हाई रखेगा, तो कोई लेगा नहीं उसकी दरी को। वहीं पर मशीन जो है अगर 1 घंटे में 50 दरियां कर रही है तो वो कॉस्ट आप समझिए कि मान लो 500 वाली दरी है वो तो 50 रुपए में भी बेच देंगे उस दरी को, है ना। उनको तो मास स्केल पे बेचना है। तो आप समझिए कि वहाँ पे भारतीयों की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी चरमराई। तो यहाँ के व्यापारी वर्ग के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोष आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे तमाम मैंने कारण आपको बताए हैं, यानी कि धार्मिक कारण बता दिए, सामाजिक कारण बता दिए, इकोनॉमिकल पैसे वाले कारण बता दिए, सैन्य विरोध बता दिया कि क्या क्या कारण हुए हैं जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा रिवोल्ट हुआ है। अब ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये विद्रोह जो है फेल क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण रहे इसके ऊपर, इसके हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो आप देखिए कि कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, यानी कि कोई भी समन्वय नहीं है। आप देखो कि इधर जो युद्ध हो रहा है ये अपना कर रहा है, उधर वाला अपना लड़ रहा है, इधर वाला अपना लड़ रहा है, इधर वाला अपना, इधर वाला अपना। अब आप समझिए कि मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने देखा कि कैम्पबेल जो है 2-2 3-3 जगह पर लड़ रहा है ना ब्रिटिश की तरफ से। ऐसा कैसे हो रहा है, तो आपने ये सोचा, ये लगभग 1 साल तक विरोध चला है, मोटा मोटा 10 या 11 महीने चला है। आप ऐसे समझिए, जिस महीने में एग्जाम्पल के लिए समझो कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे लड़ रही हैं, तो ये अंग्रेज क्या करते थे, अपनी फौजें इधर भेज देते थे, ठीक है। अब आप समझिए कि अभी जो है दूसरी जगह पे उतने विरोध नहीं हो रहे हैं, अभी उनको करना है जैसे एग्जांपल के लिए विरोध, तो सारी सेना यहीं पे जो है इन्हीं को जो है युद्ध में झोंक दिया जाएगा। अब इनके पास रेल भी है और तार भी है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तुरंत से पता लगता है कि अंग्रेजों को कि इधर जो है विरोध छिड़ गया है, तो एक टुकड़ी सेना की फटाक से उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये तार वाला जो काम था, टेक्नोलॉजी और ऊपर से ट्रेन के साथ फटाफट से भेजना, तो ये बड़ा एक चर्चा का विषय था। तो मान लो कि यहाँ का युद्ध खत्म हुआ, अब ये सैनिक फ्री हो गए, अब इनको इधर भेज देंगे, कभी उधर भेज देंगे। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर एक साथ कहीं ये युद्ध हो जाता तो फिर हो सकता है अंग्रेजों का ज्यादा नुकसान होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंग्रेज हार जाते और अंग्रेज यहाँ भारत को छोड़ के चले जाते, ये तो एक नामुमकिन सी प्रोसेस लगती है मुझे, लेकिन फिर भी हम कह सकते थे कि उनका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप देखिए युद्ध जब होता है तो केवल एक तरफ का नुकसान नहीं होता, अंग्रेज़ों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे। भारतीयों का तो जो हुआ उनकी तो पूरी रियासतें ही चली गई, आप समझिए, वो तो कंगालिया ही हो गए। लेकिन जो अंग्रेज़ हैं उनका भी अच्छा खासा दिवालिया निकला है। और आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस वक्त जो है पूरा का पूरा राजपाट यहाँ पे चला रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, आपको ये भी समझना है ना। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहाँ पे बैठी थी लंदन के अंदर, उनके सामने इनकी पोल भी खुल गई। इनके एक तो कर्मचारी जितने करप्ट थे, उतना किसी के कर्मचारी करप्ट नहीं हो सकते हैं। अपने जो यहाँ पे कागजों में दिखाएंगे प्रॉफिट और अपनी जेबें भरते थे भाई साहब, वहाँ पे ब्रिटेन की सरकार को उतना प्रॉफिट जाता नहीं था। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट के निशाने पे तो ये पहले से ही थे, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा पुख्ता हो गया कि भाई ये लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये दुष्ट हैं एक नंबर के, यानी कि अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ऐसा हो गया है ना, पैसे कमा के अपनी जेबों में डाल रहे हैं। इसके बाद देखिए कि कोई भी मॉडर्न वेपनरी नहीं थी भारतीयों के पास, आधुनिक शस्त्र वगैरह नहीं थे। तार का मैंने जैसे बताया आपको, तार हो गई,
है ना, रेल हो गई, ये कुछ भी नहीं था, तो जिसकी वजह से आप देखिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हम तो तलवार और घोड़े लेकर ही घूम रहे थे। तो ये भी एक कारण हमारी हार के यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने बता दिया। फिर एक और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर देखेंगे तो जब भावनाओं के हिसाब से देखते हैं तो हम कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, है ना। अगर ये फ्रीडम स्ट्रगल होता तो ये एक जन आंदोलन बन जाता, फिर जो आप समझिए कि फिर सब लोग मजबूर हो जाते हैं यहाँ पे एक साथ आने के लिए, लेकिन सब लोग तो इसमें युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं, आप ये भी तो ध्यान दीजिए। इसीलिए इसको हम जो है एक रेवोल्यूशन कभी भी नहीं बोल पाए, इसको केवल एक विद्रोह ही बोलेंगे, जो एक छोटे एरिया तक सीमित रह गया, हम ऐसे कह सकते हैं। अगर ये पूरा जन आंदोलन बन जाता, रेवोल्यूशन बन जाता, तो फिर शायद खेल पलट सकता था यहाँ पे, ये हम ज़रूर समझेंगे। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये एक मैंने क्रक्स लिख दिया उसी चीज़ का, है ना, जैसे कि सती प्रथा को ख़त्म करना, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, ये सारे हम बातें कर चुके हैं। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंग्लिशाइज कर देना, वर्नैकुलर लैंग्वेज को देखना ही नहीं, है ना। फिर जो आप समझिए कि जितनी भी ब्रिटिश गुड्स वगैरह होती थी सस्ती मिलती थी, तो उनको आदी बना लिया ब्रिटिश लोगों ने। जितने भी मिडिल क्लास लोग थे वो ब्रिटिश गुड्स के आदी हो गए, क्योंकि भाई अगर तुम्हारी 100 रुपये सैलरी है, तुम ये नहीं सोचोगे कि मेरे को देश का विकास करना है ना, तुम भाई बोलोगे कि मेरे को जो है अगर 20-25 रुपये बच रहे हैं तो मैं अपने परिवार को लिए बचाऊंगा, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, मेरे को बाप की दवाई का देखना है। आप ये नहीं सोचोगे, आप 100 रुपये वाला आदमी है ना, या मिडिल क्लास आदमी, कि भाई मेरे को देश की सेवा करनी है। ये बहुत बहुत कम लोग सोचेंगे, आप समझिए इस पॉइंट को, है ना। जन आंदोलन में नहीं समझेंगे। एक दिन तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे, चौथे दिन यही बोलेंगे कि भाई सब अपना अपना काम करते हैं, ऐसे तो हमारा खर्चा नहीं चलेगा। आप पॉइंट को ऐसे समझिए, ठीक है। और वेस्टर्नाइजेशन कल्चर बहुत आ रहा था, और लोग क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर को छोड़ छोड़ के, क्योंकि एग्रीकल्चर में मैंने क्या बताया, जमींदारों ने कितना बुरा हाल कर दिया था कि ये टैक्स ही नहीं दे पा रहा था एक किसान, तो एग्रीकल्चर को छोड़ छोड़ के जो है ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए जा रहे थे। तो ये बहुत ऐसे कारण बनते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। हालांकि इनको लो पोस्ट लो सैलरी दी जाती थी, फिर भी ये कारण बने हैं, है ना। सोल्जर्स को, अच्छा एक और अभी मैं बताता हूँ आपको, जो सोल्जर्स होते थे, आप समझिए जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, तो इधर अंडमान निकोबार है, तो काला पानी में जब भेजा जाता है, आप समझना इस बात का, तो एक कारण ये भी था कि काला पानी में जब आपको भेजा जाएगा तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने ये समंदर पार किया है, या तो इधर या फिर कहीं भी समंदर पार करके आप गए हो, तो आपको आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। एक भारतीयों के अंदर ये भी प्रचलन था, है ना। तो आप देखिए कि यहाँ भी उनकी भावनाएं आहत हो जाती थी कि काला पानी जैसी जगह में जो भारतीयों को रखा जाता था, तो फिर उनको जो है, जो उन्हीं के समाज के लोग जो बहिष्कृत कर देते थे, ये भी एक कारण बनते हैं ना। तो ये बहुत सारे तमाम कारण हैं जो मैंने बस लिख दिए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब अदर लीडर्स जो आपसे पूछा जा सकता है, जो पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से आ जाएगा। क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, कह रही है मैं क्लास को कम देखती हूँ सर, लेकिन पीडीएफ सारी पढ़ती हूँ। आप क्लास को देखिए फिर, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएंगे। आप सिर्फ पीडीएफ से अगर पढ़ते रहेंगे, देखिए बुराई कुछ नहीं है पीडीएफ में, क्योंकि कंटेंट तो मैं सारा लिखता ही हूँ पीडीएफ में, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए देखिए, नहीं तो आपका दिमागी तौर पे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है, हो सकता है एग्जाम क्रैक हो जाए, लेकिन दिमागी तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो पता नहीं लग पाएंगी, फिर कहीं ना कहीं गिल्ट फील होगा कि काश उस टाइम पर मैं अच्छे से पढ़ लेती, है ना। तो आप देखिए सेशंस को भी, मैं यही बोलूँगा, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर रहे हैं। हमारा कंटेंट जो है पीडीएफ में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि वीडियो में कहीं समय ना खराब हो जाए, जबकि समय में 1 मिनट भी खराब नहीं करता हूँ, है ना। अदर लीडर्स देख लेते हैं, जैसे मेरठ से कदम सिंह ने जो है किया, ये मैंने पहले भी बताया। मथुरा से देवी सिंह जो है, फिर बागपत से या बड़ौद से जो है शाहमल हो गए, फैज़ाबाद से या चिन्हत से हम कह सकते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला हो गए, फारूखाबाद से जो है तुफजल हसन, और राजस्थान से जयदयाल और हलदयाल हो गए, असम से जो है कंडा परेश्वर और मनीराम हो गए, उड़ीसा से जो सुरेंद्र और उज्जवल हो गए। ये कुछ कुछ मैंने लिख दिए जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे। ये कुछ कुछ लोकलाइट लीडर्स हैं। अब मैंने क्या बोला, लीडर बहुत सारे हैं, मैं तो आगे एटसेट्रा लिख देता हूँ, है ना। अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन से पूछ लेंगे, भाई इतने लीडर हैं, मैं कितने बताऊँ आपको। छोटे छोटे कस्बों के भी लीडर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मुझे लगता है वो कॉस्ट टू इफेक्टिव रेशो है भी नहीं, है ना। तो इसलिए जो है उसको हम छोड़ देते हैं अभी उतना। फिर मिसलेनियस पॉइंट में आप देखिए कि नाना साहब को ढोंडू पंत बोलते हैं, और ये जो है आपको मैंने पहले भी बताया, बाजीराव 2 के जो है केवल एडॉप्टेड सन है, ये रियल सन नहीं है, इसीलिए इनको कोई भी पेशवा नहीं मान रहा था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इन्होंने युद्ध लड़ा है। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंगा है, और इनको जो बिट्रेल किया है, ये ग्वालियर के राजा ने भाई पुश किया नरवार के राजा को, और जो नरवार का राजा है वो मान सिंह है, तो मान सिंह ने जो है धोखा दिया है तात्या टोपे को। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, तो ये पूछा जा सकता है पेपर में। फिर वीर सुरेंद्र साई, ये उड़ीसा के हैं भाई साहब, इन्होंने गोरिल्ला वारफेयर पद्धति से ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है युद्ध लड़ा है, सन 57 से 64 तक, 1857 से 1864 तक युद्ध लड़ा है। फिर इसके बाद किटूर चिन्नम्मा, ये जो है
आप समझिए कि फर्स्ट इंडियन लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने हथियार उठाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और इन्होंने जो है ये 1824 के आसपास जो है ये युद्ध लड़ा था। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1824 से शुरू हुए, फिर आगे चलते गए, बहुत सारे रिवोल्ट हुए। मैं कोशिश करूंगा एक क्लास लेकर आऊं जिसके अंदर मैं वो तमाम सारे रिवोल्ट लेकर आऊं जो सन 57 के अलावा भी हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं रेलवे में तो बहुत सारे पूछे गए हैं, उनमें से 40 क्वेश्चन आए हैं सन 57 के अलावा भी, तो कोशिश करता हूं कि वो वाला भी एक लेक्चर आपके लिए ले आऊं। फिर इसके इम्पैक्ट देखिए कि क्या हुआ सन 57 की क्रांति का। अब फाइनल क्या हुआ ये तो हमने पढ़ लिया, युद्ध हुआ, ये सब हुआ, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ा भाई उसके बारे में भी हमें जानने की कोशिश करनी है। इसमें आप देखिए होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहाँ से हटा दिया जाता है, और ये सारी पावर ट्रांसफर जो होती है वो किसको कर दी जाती है, क्राउन को कर दी जाती है, यानी कि ब्रिटेन की रानी को कर दी जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट फर्म थी, लेकिन अब बोला जाता है कि जो सरकार लंदन को चला रही है, यानी कि ब्रिटेन को चला रही है, वही सरकार अब भारत को भी चलाएगी। यानी कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर हैं अब उनका खर्चा पानी, उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ जो देखेगा वो कौन देखने वाला है, वो लंदन की सरकार यानी ब्रिटिश सरकार देखने वाली है। तो गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ आ गया, आप ऐसे समझ लीजिए। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत लोगों ने विरोध भी किया, क्योंकि कंपनी जो होती है वो अपने इंप्लॉइज़ को बहुत सारे पर्क्स देती है, बेनिफिट देती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में उतने पर्क्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ये भी था एक चक्कर, है ना। बहुत सारे इश्यूज हुए हैं यहाँ पे भी, लेकिन इनकी कमियां देखने को इतनी मिली है ना, ऊपर से गबन इतना कर रहे थे, इस वजह से गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने अंडर ही ले लिया और बोल दिया कि आज से हम ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। और यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे सबक लिए। जैसे सबक ये लिया कि भाई भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है ना, धार्मिक भावनाओं के बारे में घुसना ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं इनके कल्चर से, ट्रेडिशन से या कन्वर्शन से, इन्हें जो करना है इनको करते रहने दो, हमें प्रॉफिट से मतलब है और शासन करेंगे इनके ऊपर, इनको धर्म के नाम पर जो करना करते रहो, इनको बिल्कुल भी हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही समाज के अंदर जो बुराइयां उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, इनको जैसा रहना है इनको रहने दो, है ना। ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। आप सोचिए कि अगर आप सन 57 के बाद सोचते कि विडो रीमैरिज लेकर आना है, सती प्रथा को खत्म करना है, तो शायद नहीं कर पाते। अच्छा है राजा राम मोहन रॉय का बहुत बहुत धन्यवाद है, और विद्या चंद्र सागर का, कि जिन्होंने सही टाइम पे ये दो काम तो करवा दिए। ठीक है जी। तो क्वीन विक्टोरिया जो है 1 नवंबर 1858 से जो है यहाँ पे रानी बन जाती है भारत की भी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया जाता है, जो सबसे हाईयर पोस्ट होती है। ये दलाल है एक बीच में, जो समझिए कि सरकार खुद तो सारा का सारा करेगी नहीं, देखेगी नहीं, बेशक से क्राउन को ट्रांसफर हो गया, लेकिन यही आदमी रानी को बताया करेगा, यानी कि यहाँ वहाँ जाके बताया करेगा वहाँ की पार्लियामेंट को कि यहाँ पे भारत के अंदर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि सबसे थोड़ी पूछते फिरेंगे। तो उसके लिए जो है एक व्यक्ति बिठा दिया, सेक्रेटरी ऑफ जनरल। फिर दूसरा आप समझो कि गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है, गवर्नर जनरल की पोस्ट को अब खत्म करके क्या बना दिया गया, वाइस रॉय की पोस्ट बना दिया गया। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला वाइस रॉय कौन यहाँ पे बनता है, वो बनता है कैनिंग। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आर्मी के अंदर वापस से ये म्यूटिनीज ना हो, क्योंकि सरकार ने यही बोला इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तुम कैसे गवार हो कि तुम्हारे रहते हुए इतनी म्यूटिनी होगी और तुम्हें पता भी नहीं लगा, है ना। तो अब सरकार खुद जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं सतर्क रहना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, आप समझिए कि पहले जैसे एक साथ मान लो कि 80 भारतीय इस बटालियन में है, अब ऐसे नहीं, अब बोला कि भाई अब 80 नहीं रहेंगे यहाँ पे, मान लो 40 या फिर 20 रहेंगे भारतीय, और सपोज करो कि 60 रहेंगे अंग्रेज। ऐसे ऐसे करके इनको जो है डिवाइड कर दिया अलग अलग उसमें। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे जो है आप समझिए विरोध कर ही नहीं पाएंगे, 20 आदमी विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन 80 आदमी एक साथ खड़े हो जाए तो विरोध कर देंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इन्होंने भारतीयों से ज़्यादा अब यूरोपियन लोगों को सेना में लेना, भर्ती करना शुरू कर दिया। तो इससे जो है यूरोपियंस की तादाद जो है सेना के अंदर बढ़ गई। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये जो आर्मी की रीऑर्गेनाइजेशन इन्होंने की है, ये किस कमीशन के तहत हुई, पील कमीशन के तहत हुई। ये कमीशन का नाम आपसे पूछा जा सकता है, जिसको जोनाथन पील लेकर आया था। ठीक है, तो ये पील कमीशन आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जोनाथन पील वाला। और साथ में मैंने बता दिया इंडियन सिविल सर्विसेज भी बनाई हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट एक क्रिएट की है, गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म करके वाइस रॉय की पोस्ट लेकर आए हैं। सारी पावर 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया के हाथ में दे दी गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज यहीं से खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज कहाँ लिख रखा है वो भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये रहा। ठीक है, और इसके अलावा 2-4 रिवोल्ट और मैं बताता हूँ जो काम के अभी लेटेस्ट में पूछे गए थे। 1859 में इंडिगो रिवोल्ट होता है बंगाल से, इसको दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास देखते हैं। 1875 में एक रिवोल्ट होता है बॉम्बे दक्कन के एरिया के अंदर, जिसमें जो है
आप देखिए कि जो मनी लेंडर होते हैं, मैंने बताया था ना, इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे होते थे कि किसानों को टॉर्चर करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे बना के पूरा का पूरा इसका इतना ब्याज लग रहा है, इसका इसने इतने रुपए लिए, वो सारे तिजोरियों में रखे होते थे। तो इन्होंने पकड़ पकड़ के सारी तिजोरियां तोड़ी कि पहले तो इनकी तिजोरियां तोड़ो और जला दो सब कुछ, जब इनके पास कुछ बचेगा नहीं तो इनको याद ही नहीं रहेगा कि किसने कितने रुपए ले रखे हैं, है ना। फिर आप देखिए 1879 में वासुदेव बलवंत फाड़के जो हैं ये एक आर्म्ड रिबेलियन करते हैं, यानी कि हथियारबंद जो है युद्ध करते हैं ब्रिटिश राज से। महाराष्ट्र के हैं ये, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी हैं या फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म भी भारत के अंदर इनको एक तरह से कह दिया जाता है। 1894 में पथारू घाट अपराइजिंग होती है, यहाँ किसान लोग करते हैं भाई, पीजेंट अपराइजिंग होती है, ये असम में होती है। ये टैक्स पॉलिसीज जो ब्रिटिशर की हैं उसके खिलाफ की जाती है। तो कुल मिला के मैंने आपको ये 1859 से लेकर 1894 तक के कुछ कुछ खास विद्रोह बता दिए हैं। ठीक है, आइए अब इसके जो है प्रश्न हम देख लेते हैं कि क्या क्या जरूरी है। क्या कह रहे हैं, इंडिया जीत गया? चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, रामबाण बुक हिंदी मीडियम में श्वेता जी, हो सकता है कि कल तक एक ऑफर आ जाए, है ना। वो बहुत बड़ा ऑफर कुछ नहीं आएगा, उसके अंदर छोटा मोटा ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर कभी भी ऑफर नहीं आ पाता है, वो एक मैनुअल तरीके से होती है। तो हो सकता है कि कल आ जाए, कल आप देख लेना एक बार, ठीक है। 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू किया? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो कहाँ से हुआ है? तो वो मेरठ से हुआ है। मैंने बताया था 10 मई को जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था और 11 मई को दिल्ली में पहुंच गए थे। फिर 1857 में ब्रिटिश अफसरों पर किस महान शहीद के हमले को सिपाही विद्रोह की पहली बड़ी घटना माना जाता है? तो उस टाइम पे आप देखिए ये मंगल पांडे हैं जो शहीद हुए हैं, तो इनका दिमाग में रखना। महात्मा गांधी, सुरेंद्र बंदोपाध्याय, दादा भाई, ये तो उस टाइम पे अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कहीं, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मंगल पांडे को अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो मैंने आपको बताया आज बैरकपुर के अंदर ये हुआ है। At which of the following places नाना साहेब gathered armed forces and expelled the British garrison from the city? तो नाना साहेब ने जो अपनी फौजें इकट्ठी की थी वो कहाँ पे की थी? मैंने बताया कानपुर में की थी। कानपुर से अपने आप को पेशवा घोषित किया था, मैंने पहले भी आपको ये बताया। तो आपको जो है पेशवा का इसका, ठीक है, एक्सक्यूज मी। इसके बाद पीर अली खान जो एक प्रोमिनेंट फिगर रहे सन 57 की क्रांति में, इन्होंने रिबेल्स को ऑर्गेनाइज किया है ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने के लिए सिटी ऑफ बिहार से। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि बिहार की कौन सी सिटी से किया? तो पटना से किया। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको पहले कि कुछ कुछ छोटी छोटी जगहों से अलग अलग लोगों ने किया है। तो अब जो ये रेलवे में आया है जैसे, है ना, तो हमने इसलिए उसको देख लिया। तात्या टोपे जो है जनरल रहे हैं किसके अंडर? तो हमें पता होना चाहिए, नाना साहेब के जनरल जो थे वो तात्या टोपे थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़े थे। फिर आप देखिए कि भीम नायक के बारे में जैसे पूछा है कि एक ट्राइबल लीडर है। आप देखिए कि सन 57 की क्रांति में ट्राइबल लीडर्स तक पूछ रहा है। तो मैंने आपको वही बताया कि इतनी ज़्यादा डिटेल में अगर जाएंगे तो इतने लीडर हो जाएंगे, 300-400 लीडर ही हो जाएंगे इनके, है ना। तो इतने 300-400 लीडर एक बच्चा नहीं याद कर सकता, तो हमें टू द पॉइंट देख लेना कि अभी पूछा क्या गया है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्होंने ट्राइबल अपराइजिंग को जो है यहाँ पे लीड किया है, क्योंकि ट्राइबल है तो ऑब्वियस सी बात है ट्राइबल अपराइजिंग को ही लीड करने वाले, यानी आदिवासी विद्रोह को ही लीड करने वाले। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसलिए आपको इतने लोग का नाम याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन कल को ये आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रीजन से जो है कौन आदमी ने ये किया है? तो भीम नायक ने किया। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टार इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की पराजय हुई और उन्होंने डैश में मार दिया, है ना। तो आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई डिफीटेड एंड किल्ड इन, तो कब जो है वो डिफीट हुई हैं? तो आप जून 1858 के अंदर जो है आप देखिए वो शहीद होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो आप देखिए कि मई के अंदर स्टार्ट हुई जो अपराइजिंग, वो जून तक गई, मोटा मोटा वही 1 साल के आसपास जो सारा रेवोल्यूशन शांत हो गया। फिर कुछ रेलवे में देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए। ये तो मैंने अभी बताया आपको एसएससी के, एसएससी में तो 7-8 ही आए। अब रेलवे के भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कहीं भी ऐसे मिक्स हो जाता है कि कोई भी कहीं भी आ जाता है। तो हमसे पूछ रहे इनकरेक्ट क्या है सन 57 की क्रांति के बारे में। तो ये बोल रहे कंपल्शन ऑन सिपॉइज टू वियर देयर कास्ट मार्क्स एंड फॉलो देयर ओन कास्ट। क्या ये कारण बन रहा था सन 57 की क्रांति का कि भाई उनको जो है ज़बरदस्ती बोल दिया कि तुम अपने जो है, मान लो कि किसी को ताबीज़ पहनना तो वो ताबीज़ पहने, किसी को जनेऊ पहनना तो जनेऊ पहने, है ना। ये कैसी बात हुई? ये तो कॉमन सेंस कहती ही नहीं है ना। ये इनकरेक्ट पूछा था, तो यही इनकरेक्ट है। हाँ, फोर्सफुल कन्वर्शन के कारण ये युद्ध हुआ, बिल्कुल हुआ है, ऐसा हो सकता है ना। साथ में पूछ रहे एक्ट दैट रिक्वायर्ड एवरी न्यू रिक्रूट टू गिव एन अंडरटेक टू सर्व ओवरसीज। तो ओवरसीज में अगर अब कोई भी व्यक्ति जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी एक कारण बना यहाँ पे, है ना, क्योंकि अपना ही समाज बहिष्कृत कर देगा उसे। फिर आर्मी के अंदर आप देखिए कि ये क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा जो चल रहा था, ये भी एक कारण बना। तो ये सारे कारण तो हैं, लेकिन ये पहले वाला कारण गलत है, इसलिए जो है यही उत्तर हो जाएगा। Which of the following was not a consequence of revolt of 1857? ये अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया, तो ये कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है? तो पूछ रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वाज रिड्यूस्ड।
ये तो ठीक है, स्ट्रेंथ रिड्यूस कर दी, ये तो आप देखिए कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, ये तो बिल्कुल सही है। आर्मी की रिओर्गेनाइजेशन तो की है ना, पील कमीशन ने क्या किया, यही तो किया है, तो ये तो पील वाले ने किया है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सही है। गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइसरॉय का बना देगा, ये भी बात सही है, ये भी सही है। पॉलिसीज दैट फेवर्ड जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर स्ट्रक डाउन, भाई जिन पॉलिसीज ने ज़मींदार को इतना ज़्यादा वो कर रखा था, फेवर कर रखा था, उनको थोड़ा सा नीचे किया गया, क्योंकि जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी हो रही थी और ये करना पड़ा इनको, है ना। तो बीच में जाके इन्होंने ज़मींदारों को बीच में से हटाया भी, ऐसा भी कुछ जगह पे किया, ताकि जो डायरेक्ट पीजेंट से जो है टैक्स वसूला जा सके, ये भी कुछ कुछ चीज़ें की हैं, तो ये तो सही है, ये बात हुई है। लेकिन आप देखिए, ये बोल रहे लैंड और प्रॉपर्टी मुस्लिम लोगों की कॉन्फिस्केट कर ली बड़े स्केल पे, ऐसा थोड़ी हुआ है। मुस्लिम लोगों की लैंड जमीन हड़प ली, ये कैसी बात हुई, ये तो कुछ भी सेंसिबल चीज नहीं है। आगे, विच पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड बाय ब्रिटिश इन द पोस्ट 1857 रिवोल्ट इन इंडिया ड्यू टू डिस्ट्रस्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो डिस्ट्रस्ट है, इसका फायदा ब्रिटिश ने जो उठाया है, वो किस वे से उठाया है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना के। पूछ रहा है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ विच ईयर डिड ब्रिटिश इंप्लीमेंट मेजर्स दैट रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर, यानी कि आर्मी की जो रीऑर्गेनाइजेशन की है, भारतीयों को कम कर दिया, यूरोपियन को ज़्यादा बढ़ा दिया, ये कौन से रिवोल्ट के बाद हुआ, सन 57 के रिवोल्ट के बाद हुआ है। 1857 के विद्रोह से ने भारतीय समाज में निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम उत्पन्न किया, भाई क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस सोसाइटी के अंदर इसका हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। इससे क्या हुआ है भाई, डिस्ट्रस्ट हो गया था हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सन 57 की क्रांति के बाद यानी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बहुत बड़ा डिवाइड देखने को हमें मिलता है। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा सशस्त्र प्रतिरोध कौन सा था, तो सबसे बड़ा सशस्त्र प्रतिरोध जो है वो आपका सिपोई म्यूटिनी है, ठीक है, यही है। यहाँ पे सब बहुत बड़े स्केल पे जो है आर्म्स रिबेलियन हुआ है, ये बात आप ध्यान में रखना। विच इवेंट मार्क्ड द फाइनल कोलैप्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, तो भाई ब्रिटिश पॉलिसी जो एनेक्सेशन की है, ये इसका कोलैप्स कब होता है, तो सन 57 के विद्रोह के बाद होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये शायद मैंने पीछे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ कि जो ये विद्रोह है, एक सेकंड रुकिए, कहाँ गया, यहाँ लिख देता हूँ, हाँ। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो हड़प की नीति थी, इसको रिपील कर लिया गया था, रिपील्ड, ठीक है, ये अब जो है नहीं रहेगी। ये इम्पैक्ट रहा सन 57 के रिवोल्ट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया था हड़प की नीति को, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। पहले ही हटा देते, इतना कांड होता ही ना भाई साहब। चलिए, एनीवेज ये हो गया। फिर विच ऑफ दिस वाज नॉट अ कॉज ऑफ पॉपुलर रिजेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल आफ्टर सन 57, तो पूछ रहा है कि क्या इसमें से कौन सा कारण नहीं बनता है सन 57 की क्रांति का, तो ये बोल रहा है कब का, नोट कॉज ऑफ पॉपुलर बिफोर 1870। आप समझना, इसने बिफोर पूछा है, सन 57 से पहले कौन सा इंपॉर्टेंट कॉज नहीं था। आप देखिए कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रही थी, है ना, नस्लीय भेदभाव तो हो ही रहा था, लो वेजेस थी, ये भी बात सत्य है, हाई टैक्स पे करने पड़ते थे, ये भी बात सत्य है। लेकिन सन 57 की क्रांति से पहले ये जो रिलीजियस टॉलरेंस थी, है ना, जो धार्मिक सहिष्णुता थी, इसके बारे में कभी भी इन्होंने, भारतीयों ने जो ज़्यादा विद्रोह नहीं किया था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का धड़ल्ले से विस्तार हो रहा था, इसका भी विद्रोह जो है भारतीयों ने कभी करने की सोची नहीं थी, ये तो सन 57 की क्रांति के बाद इन्होंने सोचा है सारे का सारा, तो ये डी जो है इसका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ पीपल्स रिवोल्ट आफ्टर 1857, ऑप्शन चेंज हो गए, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लगभग क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन बदल दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा कारण नहीं बनता है ना, तो नहीं बनता है वो पूछ रहा है। तो मैंने पहले बताया कि सन 57 से पहले की बात है, बिफोर, तो बिफोर में मैंने बताया ना, कन्वर्शन ऑफ पीपल ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो धर्मांतरण वाला मुद्दा है, ये सन 57 के बाद का मुद्दा है, ना कि उससे पहले का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो कौन सा कारण नहीं बनता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये तो बहुत बड़ा कारण था, हड़प की नीति। लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, ये भी कारण बनता है ना सन 57 का। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिज, ये भी बनता है भाई मेरे। पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश फेवरिंग सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड विडो रिमैरिज, इसका जो उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये बी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सी होना चाहिए इसका उत्तर, ठीक है, बी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप समझिए कि ब्रिटिश ने जो है सती को, फीमेल को, ये कोज तो है ये सन 57 का, है ना, ये भी कोज है, लेकिन लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, ये थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन लग रहा है ना। शासक और शासित के बीच संपर्क का अभाव, ग्रीस युक्त, ये कोई कारण तो हमसे पूछा नॉट कंसीडर्ड, है ना, हाँ, तो ये कोई कारण नहीं है मेरे हिसाब से, सी इसका उत्तर होना चाहिए।
सन 57 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि झांसी से किया था, लेकिन झांसी के बाद फिर ग्वालियर को भी फतेह किया था, तो बाद में ग्वालियर से भी लड़ी हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ रहे हैं? किसका बोल रहे हैं? बी। पर ये तो कारण बना है ना, अंग्रेजों की सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा पुनर्विवाह में पक्ष में नीतियां, ये तो कारण बना है ना इसका। ये उल्टा मेरे को सी में डाउट हो रहा है ना। चलिए, दिस फ्रीडम फाइटर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा। पेशवा किसने अपने आप को घोषित किया? नाना साहब ने किया था। और कहां से किया था? कानपुर से किया था। ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट इंडियन सिपॉइज डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज देयर सिंबॉलिक लीडर। सिंबॉलिक लीडर के तौर पे बहादुर शाह 2 को किया था। गलती से भी यहाँ बहादुर शाह 1 लिखा हो तो उसको उत्तर मार्क मत करना, ठीक है? ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहे हैं? ब्रिटिश अगेंस्ट थे। हाँ, खत्म होने वाला सेशन तो नहीं यार, ये ऐसे मत करो यार आप लोग। एक बार सब लोग बताओ, इसमें कोई, इस वाले में कोई कमी लग रही है? ये बोल रहा है पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश फेवरिंग सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड विडो रिमैरिज। तो ब्रिटिश ने फेवर किया था ना, ये वही तो पूछ रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये तो कारण बना था ना, सती वगैरह ये सब चीज़ में जो है ये लोगों ने इसको प्रहार माना, क्योंकि आप देखिए ना ब्रिटिश ने उल्टा फेवर किया था इस पॉलिसी को। ये फेवर ही तो लिखा है ना। अंग्रेजों की सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में नीतियां। तो सही तो है ये, क्या दिक्कत है? हाँ सही तो है, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही है इसके अंदर, पता नहीं आप लोग को क्यों गड़बड़ लग रही है। Who among the following was an old zamindar from Bihar who joined the rebel sepoys during the सन 57 and battled with British for many months? तो ये कौन था? ये कुंवर सिंह थे बिहार से। मैंने पहले भी आपको इनका नाम बताया है। और इसके अलावा हमसे पूछा गया है कि सन 57 की क्रांति जो है 10 मई को कहाँ से शुरू हुई थी? मैंने अभी आपको बताया कि मेरठ से शुरू हुई थी और 11 मई को दिल्ली में आ गई थी, है ना। 11 मई को कहाँ आ रहे हैं वो? दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। विच अपराइजिंग इन उत्तर प्रदेश लेड बाय मुफ्ती मोहम्मद एवाज was among the significant revolts against British rule in India prior to first war of independence in 57। ये जो मुफ्ती मोहम्मद एवाज वाला है ये एक्चुअली में इससे पहले ही हो चुका है, लगभग 1824 के आसपास। ये जो है कहाँ से होता है? बरेली से होता है। ये बात आप ध्यान में रखना, लगभग 1816 से 24 के बीच का है ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जो है अभी के लिए बस याद रख लीजिए कि यहाँ से होता है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ सन 57 रिबेलियन ऑफ संबलपुर। तो संबलपुर से जो थे, मैंने आपको आज वीर सुरेंद्र साई का बताया। और आप देखिए कि ये हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारा कंटेंट इस बुक में ऑलरेडी कवर्ड था, जो रेलवे में भी पूछा गया और एसएससी में भी। तो यही खास बात होती है। देखो लीडर तो बहुत सारे थे, लेकिन वीर सुरेंद्र साई का नाम मैंने लिखा अपनी किताब में, आज दिखाया भी आपको, है ना, उसका स्क्रीनशॉट। तो यही खास बात होती है कि हमने वो सारे लोगों का नाम लगभग लिख रखा है। Who among the following sent a telegram on 6 अगस्त सन 57 stating our men are cowed by the number of opposed to them and the endless fighting? यानी कि एक तरह से ये एक तार लिखा गया था, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से भयभीत हैं, हर गांव हमारे खिलाफ है। ये किसने लिखा था? ये टिटलर ने लिखा था, ठीक है। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर का नाम आप ध्यान में रखिएगा, ये कल को पूछा जा सकता है आपसे। Who among the following traveled from बिठूर टू कालपी, दिल्ली, लखनऊ, है ना, और वहाँ पे रैलियाँ की थी? तो मैंने बताया आज आपको, नाना साहब ने कालपी, दिल्ली, लखनऊ में रैलियाँ की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग की सेंटर ऑफ सन 57 रिवोल्ट वर रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सितंबर 1857? तो ये जो है आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलो, व्हेन वर द बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ जीनत महल सेंट टू प्रिजन इन रंगून? रंगून कहाँ पे है आपको तो ये पता होना चाहिए, ये बर्मा में है। और आज ही मैंने पूरा का पूरा बताया आपको, 1858 अक्टूबर में, है ना। सितंबर में हरा दिया और अक्टूबर में जो है उनको भेज दिया, ठीक है जी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये आपने अभी तक जो देखा है सारा सन 57 की क्रांति मैंने एक ही वीडियो के अंदर बता दी, और तमाम वो सवाल भी बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों जी। लगभग मैंने सारा कुछ ही आप लोग को बता दिया है। हाँ, इसके अलावा
जिसको भी हमारा रामबाण 4.0 बैच चाहिए है, ये होली का ऑफर अभी चल रहा है, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, है ना। तो इसका लाभ आप उठा लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हीं के लिए किया गया है। आप देखिए कि केवल 589 का इसको कर दिया गया, 620 रुपये इसके ऊपर ऑफ कर दिया गया। इतना बड़ा ऑफ कोई भी नहीं करता है, ये हमने कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप इस बैच को ले पाएँ और कभी भी अपनी हिसाब से जो है इस बैच को कभी भी इन वीडियोज़ को देख पाएँ। और यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स भी सारी की सारी दे रहे हैं, SSC और रेलवे दोनों के हिसाब से बैच कवर भी हो जाएगा। और ये वाला ऑफर जो है ना 599 वाला, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये ऑफर दोबारा नहीं आने वाला है, ये 100% है। तो ये वन टाइम ऑफर हम लेकर आए हैं, जिसको आप लोग अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, बोल रहे हैं लोग कि बहुत ज़्यादा मस्त क्लास थी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। करंट अफेयर वगैरह सब कुछ करेंगे भाई, एक एक करके ही मैं कर रहा हूँ। आप देखिए कि हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इतनी डिटेल में हिस्ट्री इसको पढ़ रहे हैं, है ना। अब लगभग हम ख़त्म की तरफ ही हैं, 2-4 लेक्चर और आएंगे, जिसके बाद पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं रिकॉर्डेड सेशन में डाल दूंगा, जो ज़रूरी मुझे लगेंगी उनको आप रिकॉर्डेड में देख लेना, क्योंकि वहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। अब मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ से 2 क्वेश्चन पूछे, किसी से 3 पूछे साल में, पूरे साल में, तो उनका ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डेड सेशन है, मैं वही डाल दूंगा, है ना। हम समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें टाइमली सिलेबस को भी खत्म करना है। तो मैं अभी उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं जिनसे आप समझिए कि 20-20, 25-25, 50-50 सवाल भी पूछे गए हैं ना। तो उनको हम पहले पढ़ेंगे ना, ताकि हमारा जो अगले साल का पेपर होने वाला है हम उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो मेरी यही रणनीति है और मैं उसी रणनीति पे चलूंगा। और जो भी ये बैच लेगा तो एक्स्ट्रा जो भी रिकॉर्डेड वीडियोज रहेंगी वो आपको बैच में जरूर दिखाई दिया करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी वो हम यहाँ यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, बैच में भी पढ़ा रहे हैं। ये अभी प्राइवेट हो जाएगी तो बाद में आपको बैच के अंदर दिखाई देगी। सन 57 का और पार्ट आने का कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग आपने देखा आज मैंने जितने भी सवाल आपको करवाए हैं, मोटे मोटे सारे सवाल कवर्ड ही हैं। तो और कोई पार्ट इसका आए ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर एक कोशिश है, मैं बनवा रहा हूँ, टीम को बोला है एक कंटेंट की, सन 57 से पहले के विरोध बताइए और उसके बाद के, है ना। वो एक कंप्लीट सोच रहा हूँ अभी बनाने की, है ना, बोला ही है। अगर वो बन गई तो वो ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि उसमें SSC में तो उतने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रेलवे में बहुत आए, 40 क्वेश्चन आए रेलवे में, ठीक है जी। हाँ, कह रहे हैं थैंक यू सर, वेलकम भाई, वेलकम जी। हिंदी मीडियम की बुक आप जीवी कक्षा ऐप से ले सकते हैं। ऑलरेडी जीवी कक्षा ऐप का लिंक जो है, ये बैच आपको लेना है, जीवी कक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक कर लेना। और बुक भी लेनी है तो हिंदी वाली बुक जो है जीवी कक्षा ऐप पे है। सूरज भाई बोल रहे हैं कि परी भाई का बैच लूँ कि आपका लूँ। तो भाई परियों के बैच से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने तो आपको बहुत डिटेलिंग में एक एक चीज़ एनालिसिस करके करवाई है। आपको TCS वाला पैटर्न पढ़ना आप ले लीजिए, है ना, जिसका भी आपको लेना। लेकिन आपको अभी लेटेस्ट का पैटर्न पढ़ना है एडुकेटी बेस्ड, तो हमारा बैच लीजिए। इसमें TCS भी कवर्ड है और एडुकेटी भी कवर्ड है, इसमें दोनों चीज़ कवर कर रहे हैं। तो ये अलग वे से बैच हमने बनाया है, आपकी मर्जी है बाकी, ठीक है जी। कह रहे हैं हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन, धन्यवाद आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। कल और फास्ट पेस पे कोशिश करूंगा या तो INC वगैरह को ख़त्म करवाने की, तो जल्दी जल्दी इस सिलेबस को ख़त्म करके हिस्ट्री को बस मुझे करवाना जल्दी से ख़त्म। सबसे लंबी हिस्ट्री थी और ऑलमोस्ट हमने जो है हिस्ट्री को यहाँ पे ख़त्म कर लिया है, ठीक है भाई मेरे जी। चलिए धन्यवाद आप सबका, ठीक है, ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपको हम बहुत पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद, ओके, बाय बाय।